बीवी के पास 10 रुपए होते थे तो वो सब मुझ पर खर्च कर देती थी। लेकिन जिस दिन वो प्रेग्नेंट हुई उसी दिन मैंने डिवोर्स लेकर गायब हो गया, और ऊपर से उसके नाम एक बड़ा कर्ज भी छोड़ गया। कर्जदारों से बचने के लिए वो पेट से थी, फिर भी हर रोज छुपती रही। कभी पुल के नीचे सोई, कभी कूड़े में से खाना ढूंढा। सब लोग मुझे इंसान का दुश्मन कहते थे, लेकिन सच ये था कि मुझे एक लाइलाज बीमारी थी। 5 साल पहले मैं बीवी से छुपाकर अकेले विदेश इलाज के लिए गया। वहां अचानक तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो 2.5 साल बीत चुके थे। बीमारी थोड़ी कंट्रोल में है जरूर, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगली बार बिगड़ी तो वो आखिरी बार होगी। फिर मैंने किसी से पता लगवाया, पता चला कि मेरे जाने के बाद बीवी और बेटी ने बहुत तकलीफ झेली, और वो दोनों मुझसे नफरत करती हैं। मैं बहुत सोचता रहा, फिर डिसाइड किया कि उनकी शांत जिंदगी में दोबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी किसी भी वक्त जा सकता था। अगले 3 साल दर्द भरे इलाज के बीच मैंने अपना बचा हुआ वक्त लगाया और एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। मेरी चुपचाप मदद से आज मेरी बीवी लियोरू यान एक बड़ी स्टार बन चुकी है। 4 साल में उसने 99 गाने रिलीज किए और हर गाना हिट रहा। आज पूरे देश के बड़े मीडिया वाले म्यूजिक लोग, यहाँ तक कि शहर के मेयर भी यहाँ बैठे थे, सब सिर्फ एक चीज के लिए, लियोरू यान का 100वां गाना आज लॉन्च होने वाला था। वो एक ऐसी स्टार थी जो 4 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, साफ स्लेट की तरह। आज तक फैंस और मीडिया को बस उसका नाम पता था, बाकी कुछ नहीं। उसकी बैकग्राउंड को लेकर इंटरनेट पर इतनी बातें थीं कि वो देश के टॉप 10 मिस्ट्रीज में आ गई थी। और आज वो खुद अपनी स्टोरी बताने वाली थी। इवेंट की जगह से थोड़ी दूर एक छोटे से कमरे में एक 30 साल से ज्यादा उम्र का आदमी बैठा था। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वो स्क्रीन पर लाइव देख रहा था। वो आदमी मैं था, जो रू यान से सबसे ज्यादा प्यार करता था और जिसने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। आज रू यान का 100वां गाना था, और शायद उसे आखिरी बार देखने का मौका था। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसीलिए आया था। बस एक बार, आखिरी बार उसे देखना चाहता था, बिना किसी अफसोस की आंखें बंद करनी थी। मेरे हाथ में एक डायरी थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रद्दी मर्द की डायरी। उसमें हम दोनों की मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बातें थीं। सब कुछ। चाहता था कि आंखें बंद होने से पहले एक बार फिर उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर लूं। अब बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि सिर्फ 3 महीने बचे थे। मुझे तकलीफ में देखकर मेरे सबसे पक्के यार शितो ने मेरी पीठ थपथपाई। वो बोला, कौन सोच सकता था कि म्यूजिक की दुनिया का इतना बड़ा नाम असल में इतना दिलवाला इंसान है। मैंने ऊपर देखा, कुछ बोला नहीं। कौन सा म्यूजिक गॉडफादर? अगर रू यान नहीं होती तो ये गॉडफादर होना भी जरूरी नहीं था। मैंने शितो की बात नहीं पकड़ी, बस धीरे धीरे आंखें बंद हो गई। सच में बहुत नींद आ रही थी। आजकल ऐसा ही होता था, थोड़ी देर जागो फिर लंबी नींद। जिसे देखना था देख लिया। अब लगा कि इस बार ठीक से सो सकूंगा। शितो ने मुझे सोते हुए देखा, मेरे हाथ से डायरी उठाई, फिर पास खड़े एक बंदे को इशारा किया कि मुझे कमरे में ले जाए, और वो खुद डायरी लेकर सीधे इवेंट के बीच में चला गया। वो मेरा सबसे पक्का यार था। मैंने उससे कहा था कि कोई भी बहाना बनाकर सारी प्रॉपर्टी रू यान को दे दे, लेकिन उसे कभी सच मत बताना। शितो ने हमेशा मेरी बात मानी थी, लेकिन इस बार वो नहीं मानना चाहता था। इवेंट में एक रिपोर्टर खड़ा हुआ। उसने पूछा, रूयान, क्या आपने 100वें गाने पर यह बात शेयर करना चूज किया क्योंकि ये गाना उसी स्टोरी पर है? इस नए गाने का थीम क्या है, कुछ पहले बता सकती हैं? लियो रूयान ने हल्का स्माइल दिया, फिर खुद को संभाला और धीरे से बोली, हाँ बिल्कुल, इस गाने का थीम है अफसोस और चूक जाना। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। एक बंदे की आवाज आई, वाह, अच्छा थीम है। रूयान, क्या आपको उस रद्दी मर्द को छोड़ने का अफसोस है, या सच में भूल चुकी हैं उसे? सब लोगों ने पलट कर देखा। एक 3 साल का आदमी खड़ा था। चेहरे पर काफी थकान और उम्र के निशान थे। लियू रू यान ने भौहें सिकोड़ी। भूल चुकी हूँ, जब भी याद आता है खुद पर शर्म आती है। उस बंदे ने मजे से कहा, तो फिर क्या रू यान को ये डायरी याद है? हाँ, वो शितो था। उसने हाथ ऊंचा किया। डायरी पर लिखा था, रद्दी मर्द की डायरी। कैमरास की फ्लैशेस से वो 4 शब्द चमके। लियू रू यान ने ऊपर देखा। पुरानी, थोड़ी पीली पड़ चुकी डायरी देखकर उसका दिल एक झटके से हिल गया। होंठ दांतों तले दब गए। आंखों में कुछ उतर आया। वो डायरी उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी। रद्दी मर्द की डायरी, वो 4 शब्द उसी ने अपने हाथ से एक एक करके लिखे थे। ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली? रूयान ने पूछा। आवाज में एक हल्की सी जल्दी थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। शितो ने उसका सवाल इग्नोर किया और डायरी का पहला पेज खोला। धीरे से पढ़ने लगा। तुमने कहा था पटाखों की रोशनी अच्छी लगती है, पर उनका बुझ जाना तकलीफ देता है। तो मैं चाहता हूं कि रात भर आसमान में रोशनी रहे, ताकि तुम उसे जाते ना देखो। तुमने कहा था, तारों भरा आसमान कितना सुंदर है। मैं कहता हूँ वो आसमान तुम्हारी वजह से रोशन है। शितो ने बड़े प्यार से पढ़ा। बहुत खूबसूरत शब्द थे। लियू रूयान वहीं ठिठकी खड़ी रही। उसने पूछा, क्या उसने तुम्हें भेजा है? शितो ने स्माइल किया। तुम क्या चाहती हो? रूयान चुप रही। शितो को परवाह नहीं था। वो बोला, अगर जाना चाहती हो तो टेरेस पर आओ, मैं वहां हूं। शितो ने इतना कहा और बिना पलटे निकल गया। उसे पूरा यकीन था कि रूयान आएगी, लेकिन रूयान वहीं खड़ी रही। दिल डर रहा था, घबराहट थी। क्या येचू सच में ऊपर है? जाना चाहती थी, पर सामना करने की हिम्मत नहीं थी। 5 साल में कितनी बार सोचा था, अगर वो मिला तो क्या होगा, लेकिन आज ऐसे
आज नहीं सोचा था। रूयान मत जाओ। भूल गई वो कैसे तकलीफ देकर गया था। रूयान की सबसे पक्की सहेली, जो अब उसकी मैनेजर भी थी, लिंग यू, उसे रोकने लगी। अगर इस दुनिया में कोई जानता था कि रूयान ने 5 साल कैसे काटे, तो वो लिंग यू थी। रूयान का दिल हिला। लिंग यू की बात सुनकर 5 साल की सारी तकलीफ एक साथ उमड़ आई। 5 साल बाद अब आया है, पहले कहाँ था? रूयान ने एक पल लिंग यू को देखा, फिर उसे हाथ से इशारा किया कि सब ठीक है मून, मैं जा रही हूँ। मैं खुद उस रद्दी मर्द को बुरा हाल देखना चाहती हूँ, फिर उसे खूब सुनाऊंगी। अब कोई दया नहीं, बस गुस्सा है। ये कहकर रूयान बाहर निकल गई। पीछे लिंग्यू और बाकी सब भी चल दिए। इवेंट के सारे मीडिया वाले भी साथ हो लिए। ये मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता था। रू यान सबसे आगे थी और सीधे टेरेस पर पहुंची। ऊपर पहुंचते ही जो दिखा, उससे वो जैसे जम गई। आंखें बड़ी हो गईं। चारों तरफ लाइट्स थीं, लेकिन वो रैंडम लाइट्स नहीं थी। वो उन फिल्म्स के सीन्स थे जो कभी हम दोनों ने साथ देखी थी। तब पैसे कम थे, एक लैपटॉप, एक सोफा और हम दोनों, बस यही था सब। रूयान को रोना बहुत आता था। कोई टचिंग सीन आता, आंसू बहने लगते, और फिर वो सीन वापस करवाती और दोबारा रोती। उस वक्त मैं उसे छोटी सी बेवकूफ़ कहता और बिना थके उसके साथ बार बार वही सीन देखता। लेकिन आज वो रो नहीं पा रही थी। बस इतना ही? इतने से मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हो? रूयान ने शितो की पीठ को चिल्लाकर कहा। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि ये सब येचू का किया हुआ है, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ उसे पता थी। पर हंसी आती है। 5 साल पहले जब मैं पागलों की तरह ढूंढ रही थी, तब कहाँ था? शितो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो झुका और लाइटर से जमीन पर रखी एक पटाखा जलाई। एक जोरदार आवाज हुई। पटाखा आसमान में छूटा और रात के अंधेरे में एक रंगीन रोशनी फैल गई। जैसे ही वो पटाखा फटा और बुझने लगा, चारों तरफ से और आवाजें आने लगी। फिर हर तरफ से पटाखे उठे। देखते देखते पूरा आसमान रोशन हो गया। हर दिशा में बस रंगीन रोशनी थी। पूरा शहर उस रात पटाखों में डूब गया। इतना बड़ा फायरवर्क शो पहले कभी नहीं हुआ था। हर तरफ कपल्स एक दूसरे के साथ खड़े होकर आसमान देख रहे थे, जैसे ये सब उन्हीं के लिए था। धीरे धीरे आसमान में 5 शब्द उभरे, जिन्हें सब देखते रह गए। रूयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बड़ा सिंपल था, लेकिन एकदम सीधा दिल तक पहुंचता था। ये देखते ही सब समझ गए कि ये पूरा शो किसके लिए था। लिू रू यान का दिल थोड़ा पिघला। अगर सच में प्यार न होता तो कोई ऐसे नहीं भूलता। वो रात लोहरी की थी। उसने कहा था कि काश ये रोशनी कभी ना बुझे। तो उसे याद था। उसकी उस बेपरवाह बात को याद रखा और उसके लिए पूरे शहर को जगमगा दिया। पटाखे अभी जल ही रहे थे कि आसमान में कुछ और बदलाव हुआ। एक आदमी आंखें मलते हुए ऊपर देखने लगा। उसे लगा जैसे नजर धोखा दे रही है। बोला, ये तारे कैसे आ गए? आज तो बादल थे। नहीं, वो तारे नहीं थे। हजारों स्काई लैंटर्न्स एक साथ आसमान में उड़े थे, जो तारों जैसे लग रहे थे। सब हैरान थे, इतने लैंटर्न्स, इतने लोग एक साथ, ये कैसे हुआ? पटाखों और लैंटर्न्स की रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था। रूयान की आंखें भर आईं। बाकी सबको बस खूबसूरती दिखी। उसे दिखा वो दर्द जो इसके पीछे था। बीमार बॉडी के साथ एक एक महीने मेहनत की, कितनी बार दर्द से उठ नहीं पाया होगा, फिर भी खुद किया। वो अब उसे खुद को बदलते हुए नहीं देख सकता। ऊपर देखो, किसी ने कहा। रूयान ने नजर उठाई। आसमान में रूयान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब एक सवाल बन चुका था। रूयान, अफसोस है। रूयान कुछ समझ पाती इससे पहले टेरेस पर म्यूजिक बजने लगा। पलट कर देखा, शितो हाथ में माइक लेकर चला रहा था। ये ट्यून पहचानती हो? रूयान ने माइक लिया। आंसू फिर आ गए। कैसे नहीं पहचानती? यही तो आज का 100वां गाना था। काश तुम होते। रूयान ने बिना ड्रामा के गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ पानी जैसी नर्म थी, उदासी जैसे बह रही थी। पूरा टेरेस जैसे रुक गया। किसी ने फोन नहीं उठाया। सब भूल गए कि आज यही गाना सुनने आए थे। रूयान की भारी आवाज़ हर कोने में फैल गई। काश तुम होते मेरे साथ आखिर तक। साथ चले थे, पर उस मोड़ पर बिछड़ गए। शुक्रिया, जो तुमने एक बार मेरा हाथ थामा था। वो छुअन अभी भी महसूस होती है। लोगों को समझ आ गया कि इस गाने का थीम अफसोस और चूक जाना क्यों है। प्यार के गाने दिल की नरम जगह को छू ही लेते हैं। काश तुम होते, पर शुक्रिया जो थे। ये वो बात है जो बहुत से रिश्तों का आखिरी सच होती है। लोग तालियां बजाने लगे। देश को एक और बड़ा गाना मिल गया था। तालियों के बीच रू यान रोते रोते गाती रही। गाना खत्म हुआ। वो पलटी और उस जानी पहचानी शक्ल को ढूंढने लगी। उसे पूछना था कि आखिर उसने उसे इस तरह हरा क्यों दिया। मत ढूंढो, वो यहाँ नहीं है, शितो ने शांत आवाज में कहा। उसने रू यान की बेचैनी देख ली थी, जानता था वो किसे ढूंढ रही है। क्या तुम्हें टच हुआ, या अभी भी उससे प्यार है? शितो ने सीधे पूछा। बिल्कुल सीधा सवाल। रू यान चुप रही। पूरा बदन कांप रहा था। टच कैसे न होती? वो प्यार था। ये सब उसके जवान दिन के सपने थे। कोई कैसे बेअसर रहता? रूयान, उन पर भरोसा मत करो। भूल गई वो तुमने कैसी तकलीफ झेली। वो तो एक परजीवी है। अब देख रहा है कि तुम फेमस हो गई, तो इन ट्रिक्स से तुम्हें फंसाने आ गया है, और एक बार माफ किया तो वो तुम्हारा सब कुछ चूसेगा। लिंगू की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी हाँ में हिलाने लगे। शितो के कानों तक भी ये सब पहुंचा। उसका चेहरा सख्त हो गया। इन लोगों पर गुस्सा आया जो बिना कुछ जाने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन भीड़ में एक दो समझदार लोग भी होते हैं।
थोड़े बड़े उम्र के एक रिपोर्टर ने कहा, रद्दी है या नहीं ये मैं नहीं जानता, उसके इरादे क्या हैं ये भी नहीं कह सकता, लेकिन एक बात है, ये आदमी गरीब नहीं लगता और पैसों के लिए भी नहीं आ लगता। तुमने सोचा है आज रात के पटाखों का खर्च क्या होगा? उन्होंने पूछा। जहां तक मुझे पता है, आज जो फायरवर्क्स जलाए गए वो सब सिटी की सबसे बड़ी फायरवर्क्स कंपनी के प्रीमियम पीसेस थे। एक का दाम 4 डिजिट्स में है। फिर जितनी देर और जितने बड़े स्केल पर हुआ उसे देखकर कहूंगा कम से कम 500 करोड़ तो होगा ही। ये फिगर सुनते ही पूरी भीड़ एकदम चुप हो गई। सबने सोचा था खर्च जरूर हुआ होगा, लेकिन जब असली नंबर सुना तो दंग रह गए। जिसके पास इतना पैसा हो वो किसी का सहारे वाला कैसे हो सकता है? शितो की नज़र अब भी रू यान पर टिकी थी। वो जानना चाहता था कि रू यान क्या सोचती है। रू यान के होठों पर हल्का स्माइल आया। बोली, पटाखे चाहे कितने भी सुंदर हों बुझ जाते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, है ना रू यान जी? क्या आपको यीशु पर भरोसा नहीं है, या आपको लगता है उसने कभी प्यार नहीं किया? प्यार? उस कमीने को क्या हक है? सुनो, उस कमीने को बाहर बुलाओ। मैं वादा करती हूँ बस कान नहीं पकड़ूंगी। लिंगयू फिर बीच में आ गई। इन 5 सालों में रू यान ने क्या क्या झेला, लिंगयू ने खुद देखा था। कितनी बार दर्द में थी, कितनी बार डरी, फिर भी अकेले खड़ी रही। और अब ये शितो आकर प्यार की बात करे? शितो ने लिंगयू को इग्नोर किया। उसकी नज़र सिर्फ रू यान पर थी। वो रू यान का जवाब सुनना चाहता था। वो लिंगयू को समझता था। लिंगयू ने 5 साल रू यान के साथ गुजारे थे। उसका गुस्सा सही था, लेकिन शितो ने भी 5 साल येचू के साथ गुजारे थे। उसे पता था येचू उस औरत से कितना प्यार करता है। इसीलिए वो जानना चाहता था कि रू यान के दिल में नफरत के अलावा थोड़ी सी भी जगह बची है उसके लिए, बस थोड़ी सी भी। तो शितो को लगता उसके यार ने जो किया वो सब सार्थक था। रू यान का दिल थोड़ा हिला। शितो का सवाल बहुत गहरा था, कुछ चुभा जैसे अंदर, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। इतने सालों की ट्रेनिंग थी, हंसी खुशी में दुख तकलीफ में कुछ जाहिर नहीं होने देती थी। इस बार मेरे लिए येचू बस एक अजनबी है। हम दोनों अपनी अपनी राह पर। सबसे अच्छा यही है कि कभी कांटेक्ट ना हो। शितो ने हल्का स्माइल किया। उसे अपने यार के लिए बहुत बुरा लगा। रुयान, कुछ चीजें जो दिखती हैं वो सच नहीं होती, और जो चीज अभी कीमती है अगर उसे संभाला नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। उसके लिए पछताऊं? ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं, रुयान ने सख्ती से कहा। तभी 4 साल पहले लिंगयू ने अचानक जोर से बोलकर रुयान को रोका। रुयान ने पलटकर उसका हाथ थामा, उसे आंखों से इशारा किया कि सब ठीक है। फिर बोली, लिंगयू, हम वैसे भी ये बात छुपाने वाले नहीं थे। आज मैं सबको बताऊंगी कि उस रद्दी मर्द ने उस वक्त क्या किया था। सब चुप हो गए। रू यान ने माइक उठाया। आवाज थोड़ी भारी थी। एक एक शब्द धीरे से बोला। तोड़ने के बाद मैंने 2 बार येचू को ढूंढा। पहली बार तोड़ने के 2 महीने बाद, क्योंकि मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूरा हॉल सन्न हो गया। सच सुनकर कोई चुप ना रह सका। भीड़ की आवाजें उठने लगी। रू यान ने हाथ उठाया। लोग धीरे धीरे शांत हो गए। फिर उसने आगे कहा, हाँ सही सुना, मैं प्रेग्नेंट थी। जब पता चला मैं पागलों की तरह येचू को ढूंढने लगी, क्योंकि उस वक्त पुरानी तकलीफ छोटी लगने लगी थी। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे का बाप हो, मेरी बेटी को एक पूरा परिवार मिले, चाहे वो बाप कितना ही बेकार क्यों ना हो। मैंने येचू को अनगिनत कॉल्स किए, मैसेजेस भेजे, हर साझे दोस्त तक पहुंची, लेकिन येचू की तरफ से कोई खबर नहीं आई। मैं टूट गई। खुद को समझाने लगी। सोचा जरूर कोई मजबूरी होगी। लेकिन तभी एक दोस्त ने बताया कि उसने येचू को किसी लड़की के साथ होटल से निकलते देखा। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। समझ आया, गलती मेरी थी। मैं तो बस उसकी खुशी में रुकावट थी। रद्दी मर्द, इस दुनिया में ऐसे घटिया इंसान भी होते हैं। भीड़ में उससे की आवाजें उठी। लिवरू यान ने आगे कहा, उसे पता है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जानने का हकदार भी नहीं है। आखिरकार मैंने तय किया कि बच्चा रखूंगी, येचू के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं एक माँ थी। मुझे अपने पेट में अपने खून का एहसास था। बच्चे का कोई कसूर नहीं था, और मैं उससे प्यार करती थी। इस बच्चे की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझसे मुंह फेर लिया, घर से निकाल दिया। अगर लिंगयू ने ना संभाला होता तो शायद मैं और मेरी गुओ गुओ कहीं सड़क पर भूखी मर जाती। ये सुनकर लोगों का दिल भर आया। रूयान ने शितो की तरफ देखकर कहा, तुम कहते हो उसने 10 करोड़ खर्च किए सिर्फ मुझे खुश करने के लिए? जानते हो मुझे क्या लग रहा है? मुझे घिन आ रही है। कमीना, इतनी ताकत थी तो जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहाँ था? गोगो को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने बाप की, तब कहाँ था? क्या अब जब दुनिया देख रही है याद आई मुझे वो हकदार है? ये सुनकर शितो का मन हुआ कि सब सच बोल दे, लेकिन उसने वादा किया था बीमारी का राज न खुलेगा। ये उसकी आखिरी सीमा थी। इसलिए बस इतना कहा, जब तुमसे अलग हुआ तब ये चू उतना केपेबल नहीं था। लेकिन ये बात कितनी कमजोर लग रही थी। पैसे नहीं थे? सिर्फ पैसों की बात है? मुझे लगता है प्यार भी नहीं था, रू यान ने ठंडे लहजे में कहा। उसे अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं था। नहीं, येचो को गोगो से बेइंतहा प्यार था। जब भी उसका जिक्र किया चेहरा खिल जाता था। तुम ऐसा नहीं कह सकती, शितो थोड़ा बेचैन होकर बोला। अच्छा, तो फिर दूसरी बार जब मैं ढूंढने गई तब क्या हुआ? लियोरू यान ने शांत आवाज में पूछा, लेकिन होंठ कसे हुए थे। गुस्सा साफ दिख रहा था। घर से निकाली गई थी, कोई ठिकाना नहीं था। लिंग यू की मदद से बच्चे की डिलीवरी हुई, लेकिन उसी वक्त एक बुरी खबर आई। गुगू को जन्म से खून की कमी थी।
ब्लड वॉल्यूम कम था, तुरंत ट्रांसफ्यूजन चाहिए था। जांच हुई तो पता चला गूगू का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। हॉस्पिटल में वो ब्लड था नहीं, हमारे खानदान में भी कोई नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक इंसान था जो गूगो को बचा सकता था, वही तथाकथित बाप। जानते हो उस वक्त हालात कितने खराब थे? रू यान की आवाज़ भारी हो गई। वो पल अभी तक नहीं भूला था। डॉक्टर ने कहा था अगर सही ब्लड नहीं मिला तो गूगू 48 घंटे से ज़्यादा नहीं जिएगी। रू यान की आंखें भर आईं। लिंगयू ने पीछे से उसे थाम लिया, पीठ थपथपाई, बोली, हो गया, सब बीत गया, हम दोनों अब ठीक है ना? रू यान ने खुद को संभाला, लिंगयू को देखकर हाँ में सिर हिलाया। जब उसने दोबारा सामने देखा, चेहरे पर दुख नहीं था, सिर्फ एक ठंडापन था। उस वक्त मैंने पागलों की तरह येचू को ढूंढा। हर वो जगह गई जहां वो हो सकता था। हर उस इंसान से पूछा जो उसके बारे में कुछ जान सकता था। यहां तक कि उस लड़की के पास भी गई जिसके साथ वो होटल में था। मेरा कोई और मकसद नहीं था, बस एक गुजारिश थी, मेरी बच्ची को बचा दो। मैं कुछ भी करने को तैयार थी। उस वक्त वो कहाँ था जब मैं उसके पुराने ऑफिस के बाहर घुटनों पर बैठी थी, लोग उंगलियां उठा रहे थे? वो कहाँ था जब मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी? वो कहाँ था? रू यान की आवाज ऊंची होती गई, आखिर में लगभग चीख हो गई। कई लोगों की आंखें भर आईं। कोई सोच नहीं सकता था कि एक नई माँ जो अभी डिलीवरी से उठी हो, वो सड़क पर घुटने टेके खड़ी हो। रू यान ने खुद को शांत किया, धीरे से बोली, अगर हॉस्पिटल को आखिरी वक्त वो ब्लड नहीं मिलता तो गूगू आज यहाँ नहीं होती, और उसके बाप ने एक बार भी अपनी बेटी को देखा तक नहीं। वो हकदार है। इतने सालों बाद ये सब मैं दोबारा बताना नहीं चाहती थी। आज बताया सिर्फ इसलिए कि तुम उसे एक मैसेज दे सको। उससे कहना हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर रहे, मुझे उसकी जरूरत नहीं, और प्लीज वो दोबारा मुझे डिस्टर्ब न करे। शितो ने एक कड़वी हंसी ली, रू यान की तरफ देखा जो शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी नफरत हड्डियों तक उतरी हुई थी। कौन सही कौन गलत कोई नहीं बता सकता। येचू के पास लाखों वजहें रही होंगी, लेकिन उसने इस बेमिसाल लड़की को जो जख्म दिए वो मिटने वाले नहीं। शायद वो आया भी था। शितो ने डायरी खोली। 13 मई 2016 की एंट्री, वही रात जब गूगो का ऑपरेशन हुआ था। शितो धीरे से पढ़ने लगा। आज मौसम अच्छा था। थकी हुई बॉडी लेकर पहली बार अपनी बेटी को देखा। मेरा नाम येचू है। एक बेकार बॉयफ्रेंड और एक बेकार बाप। बेटी, पहली बार जब तुम्हें देखा दिल पिघल गया। कितनी छोटी हो और कितनी प्यारी। एक रिश्ते की कशिश थी, बस तुम्हें गोद में उठाने का मन था। लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया डॉक्टर ने रोक दिया। बोले, तुम्हारी बेटी ऊपर वाले की खास बच्ची है। उसने इतना प्यार किया कि थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, इसलिए जन्म के वक्त बहुत कमजोर है। दुनिया की कोई धूल उसे नहीं लगनी चाहिए। बड़े गुस्से वाले भगवान। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। उस वक्त मेरा मन था कि डॉक्टर से कहूं, शायद ये जिंदगी में तुम्हारे सबसे करीब आने का मौका है। यही एकमात्र मदद है जो तुम्हारा बाप कर सकता है। इस डॉक्टर ने अपने बाप की एकमात्र मौका छीन ली थी तुम्हें गोद लेने का। किसी बाप के लिए ये कितना कठिन रहा होगा, लेकिन मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था जल्द ही हम एक हो जाएंगे। मेरा खून तुम्हारे अंदर होगा हमेशा के लिए। क्या ये किसी और तरह की हिफाजत नहीं है? अगर कभी तुम्हें आज की बात पता चले तो याद रखना, बाप तुमसे प्यार करता है। इतना सुनते ही रू यान चीख उठी, नहीं, ये हो नहीं सकता। गुओगो को ब्लड देने वाला वो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रू यान मानने को तैयार नहीं थी। उसके मन में येचू की इमेज एक पत्थर दिल इंसान की थी, और अब अचानक सुनना कि उसी ने बेटी की जान बचाई, ये उसके दिमाग ने नहीं माना। रूयान को हॉस्पिटल की वो रात याद आई। खून था नहीं कहीं, वो हार मान चुकी थी। तभी डॉक्टर का फोन आया। बोले, किसी भले इंसान ने आकर ब्लड दे दिया है, वो भी सेम रेयर ब्लड ग्रुप। लियो रूयान जानती थी ये ब्लड कितना रेयर था। उसने पढ़ा था कि देश में दशकों से ऐसा कोई केस नहीं मिला था, लेकिन उस खुशी में उसने ज्यादा नहीं सोचा। लगा ऊपर वाले को उस पर तरस आया। बाद में रूयान ने उस इंसान को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन हॉस्पिटल ने बताया कि वो जा चुका था और अपना नाम नहीं छोड़ना चाहता था। अब सोचे तो बहुत कुछ मिलता जुलता था, लेकिन चाहे सच हो या न हो, रू यान इसे मान नहीं सकती थी। इतने साल की नफरत के बाद अचानक सुनो कि सब गलत था, ये पूरी जिंदगी का हिलना था। हॉल में कोई नहीं बोला। सब समझ रहे थे कि डायरी में जिसका जिक्र था वो येचू ही था। शितो ने आगे पढ़ा, बेटी, बाप और माँ दोनों तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस बाप तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम धीरे धीरे बड़ी होगी, एक दिन बड़ी हो जाओगी। उस दिन अगर हो सके तो सपने में बताना बाप को कि तुम ठीक हो, और जब बड़ी हो जाओ तो माँ की बात जरूर मानना। माँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे नरम दिल, सबसे अच्छी इंसान है। दुनिया के सारे अच्छे शब्द भी उसे बयान करने के लिए काफी नहीं। ऐसी माँ मिली है तुम्हें, बाप को बड़ी तसल्ली है। काश एक बार और देख पाता तुम्हें, लेकिन बाप को माँ की भी फिक्र है। उसने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ उठाई। तुम ठीक हो जाओ, और बाप की जगह माँ का ख्याल रखना, माँ को संभालना बाप की एक गुजारिश है। और आखिर में बाप ने एक गाना लिखा है, माँ की बात मानो। अगर कभी वो गाना सुनो तो याद रखना वो बाप का प्यार है। बाप तुमसे प्यार करता है। पूरे हॉल में हलचल मच गई। क्या? माँ की बात मानो? वो तो रूयान का पुराना हिट गाना है। हाँ, वो गाना येचू ने लिखा था। किसी को याद है उस गाने पर नाम किसका था? मुझे याद है, उस पर कोई कंपोजर नहीं था।
बस यांग गुआंग म्यूजिक कंपनी लिखा था। लियू रू यान की आंखें बह रही थी। वो नहीं मानना चाहती थी, लेकिन अंदर से जानती थी गोगो की जान बचाने वाला ये ही था, और वही हो सकता था। शितो ने डायरी बंद की, फिर एक कागज निकाला, लियू रू यान के हाथ में दिया। वो 5 साल पुरानी ब्लड डोनेशन स्लिप थी। डोनर की जगह पर साफ लिखा था येचू का नाम। वो लाल अक्षर देखते ही रू यान टूट गई। आंसू रुके नहीं। वो रोई अपने लिए नहीं, गोगो के लिए। दिल दुखा, लेकिन एक छोटी सी तसल्ली भी थी। कम से कम गोगो के बाप ने एक काम तो किया था। वो पूरी तरह बेकार नहीं था। शितो चुप रहा। उसने हॉल में बैठे कुछ लोगों को इशारा किया। तुरंत माँ की बात मानो गाने का इंट्रो शुरू हो गया। सब उसमें खिंच गए। बेटे, क्या तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं? क्यों जब दूसरे कॉम्स पढ़ते हैं तो मुझे ड्राइंग और पियानो सीखना पड़ता है? रू यान की मीठी आवाज गूंजी। गाने के बोल एक बच्चे की जबान में थे, बचपन की शिकायतें जो हर बच्चे की होती हैं। येचू, तुमने ये गाना लिखते हुए गोगो का बचपन इमेजिन किया था? अगर इतना प्यार था तो उसके साथ क्यों नहीं बड़े हुए? तुम्हें पता है, अगर तुम उस वक्त आ जाते, कर्ज में डूबे होते तो भी मैं तुम्हारे साथ चलती। रूयान के आंसू थम नहीं रहे थे। दिल का सख्त हिस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। गाना जारी रहा। माँ की बात क्यों माननी? बड़े होने पर समझ आएगा ये बात। बड़ा होकर जब समझा तो देखा कि मैं दूसरों से तेज दौड़ता हूँ, ऊंचा उड़ता हूँ। एक दिन सब मेरे कॉमिक्स देखेंगे, सब मेरे लिखे गाने गाएंगे। शितो रो पड़ा। आज पहली बार उसे वो पल याद था जब येचू ने ये गाना लिखा था। लिखते लिखते बातें कर रहा था। बोला था, रू यान की तबीयत तेज है, गोगो को भी ऐसे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन गोगो रू यान को नाराज नहीं करे। रूयान अच्छी माँ है, सबसे अच्छी। इसलिए गोगो को बताना था कि माँ जो भी करती है उसके लिए ही करती है। फिर वो रोने लगा था। आवाज में दर्द था। बोला, मेरे बिना वो दोनों कैसे रहेंगी? गोगो का गुस्सा कौन संभालेगा? रूयान भी गुस्से में है, दोनों झगड़ेंगी तो बीच में कोई नहीं होगा। बस एक गाना काफी नहीं है। और रूयान अगर आगे किसी से मिल गई, अगर गोगो का नया बाप उसे तंग करे, बाप के बिना गोगो का क्या होगा? स्कूल में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना उसे? और अगर गोगो ने अर्ली लव किया तो? अगर किस्मत में साथ न दिया और वो किसी ऐसे लड़के से मिली जो उसके अपने बाप जैसा निकला, तो मैं ये सह नहीं पाऊंगा। स्टोन को याद है, वो पहली बार था जब उसने रुयान की बातों को बोरिंग नहीं समझा। एक एक लफ्ज में एक बाप का वो दर्द था जो प्यार करना चाहता था पर कर नहीं सकता था। रुयान को चोट लगी, पर क्या ये क्यू को ज्यादा नहीं लगी? रुयान तो अपनी बेटी के साथ पूरी जिंदगी रह सकती है, पर ये क्यू। वो सॉन्ग खत्म हुआ और बहुत लोग अभी भी उसमें डूबे हुए थे। किसी ने धीरे से कहा, क्या हमने ये क्यू को गलत समझा? रियान की आंखों से आंसू बह रहे थे, मेकअप बिखर चुका था और वो बेहद नाजुक लग रही थी। उसके दिल का सबसे मुलायम हिस्सा फिर से हिल गया था। पर ये च्यू, वो अभी कहाँ है? लियो रुयान ने आंसुओं भरी नजरों से स्टोन को देखते हुए पूछा। स्टोन ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, पर लिनयुए ने बीच में ही रोक दिया। रुयान, इनकी बातों में मत आना, ये सब इनके झूठे बोल हैं। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता था तो पहले क्यों नहीं बोला? और मान भी लो कि गोगो को खून देने वाला वही था, तो ये उसकी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके तुम्हें इम्प्रेस करना ये हास्यास्पद नहीं है क्या? ये तो बस ये क्यों ही कर सकता है। लिन यूए ने स्टोन को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, क्या मैं सही कह रही हूँ इस बारे में सर? अगर कोई इंसान 100 बुरे काम करे और फिर एक अच्छा करे, तो क्या वो बुरा नहीं रहा? और वैसे भी गोगो उसकी बेटी है, तो ये क्यों का ये सब करना जरूरी नहीं था क्या? लिन जुए के सवालों पर स्टोन बस मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। जरूरी था? हाँ, बिल्कुल जरूरी था। वो ये क्यू की बेटी है। पर क्या सच में ये इतना आसान था? शायद नहीं। कोई नहीं जानता था कि इस बार खून देने में ये क्यू ने कितना सहा। वो पहले से कैंसर का मरीज था। खून में कैंसर सेल्स न जाएं, इसके लिए उसने खून देने से पहले सबसे कठोर ट्रीटमेंट ली। सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं, उससे भी कीमोथेरेपी नहीं, उससे भी आगे। वो ट्रीटमेंट ऐसी थी जो इंसान को जीते जी तड़पा दे। क्या किसी ने महसूस किया है जब सुई हड्डी के आर पार हो जाए, और अगर उस वक्त कोई एनेस्थीसिया ना हो? अगर यह भी समझ ना आए तो जरा सोचो, एक लंबी कील जो पूरी ताकत से तुम्हारी जांग से होते हुए हड्डी चीर दे और फिर दूसरी तरफ से खींच ली जाए। ये क्यों ने ऐसे कई पंक्चर्स झेले, और एक बार नहीं, बार बार। खून की क्वालिटी पर असर न पड़े, इसलिए उसने एनेस्थीसिया तक लेने से मना कर दिया। दांत भींचते भींचते दांत टूट गए, पर उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। उसने कहा था, मेरा खून साफ होना चाहिए, मेरी बेटी की नसों में एक भी गंदगी नहीं जानी चाहिए। न जाने कितनी बार ये सब सहा उसने। जब डॉक्टर ने आखिरकार कहा कि उसका खून नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा हेल्थी है, तब ये क्यू बस मुस्कुरा दिया। मुंह खून से भरा था, पर हंसी चेहरे पर थी। स्टोन ने एक नजर देखा और नजरें हटा ली। देख नहीं सका। बाप का प्यार कितना भी बड़ा हो, कोई इतना दर्द कैसे सह सकता है? खून देने के बाद ये क्यू का शरीर बहुत कमजोर हो गया। वो फिर कभी चल नहीं सका। 5 साल, जिंदगी के आखिरी 5 साल सिर्फ व्हीलचेयर पर। इसीलिए जो लोग सच नहीं जानते, वो बैठे बैठे बातें ना बनाए। ये क्यू ने ये सब अपनी डायरी में कहीं भी नहीं लिखा। शायद उसे सच में लगता था ये उसकी जिम्मेदारी थी। दूर एक छोटे से कमरे में एक क्यू व्हीलचेयर पर बैठा धीरे धीरे होश में आया। हाल में वो बहुत जल्दी थक जाता था, कभी भी नींद आ जाती थी। वो जानता था यह मौत के आने का इशारा है। आंखें खुली तो सामने स्क्रीन था।
उसने पहले से यह सब अरेंज किया था। ये फायरवर्क शो रुयान को उसकी आखिरी गिफ्ट थी। वो उसके सामने नहीं आ सकता था, पर रुयान की खुशी देखना चाहता था। इसीलिए पहले से कैमरा लगवाया था ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके। लगता है सब खत्म हो गया, उसने स्क्रीन को देखते हुए खुद से कहा, और फिर रिप्ले शुरू की। शुरू से देखना था उसे पूरा। रुयान का सपना था फायरवर्क्स, वो उसकी खुशी देखना चाहता था। वीडियो शुरू हुई। शुरू में वो मुस्कुरा रहा था, पर कुछ ही मिनट्स में उसकी मुस्कान रुक गई। फायर्स खूबसूरत थे, आसमान जगमगा रहा था, पर उसका दिल घबरा गया। स्क्रीन पर स्टोन डायरी उठाए पढ़ रहा था। ये देखते ही उसकी आंखें फैल गईं, दिल बेचैन हो गया। स्टोन, ये कैसे हो सकता है? वो घबराकर बोला। हाथ इधर उधर फोन ढूंढने लगे। ये सब रोकना होगा। रुयान को सच नहीं पता चलना चाहिए। अगर रुयान को सब पता चल गया और वो खुद अब यहाँ नहीं रहा, तो इस जिद्दी लड़की को कितनी तकलीफ होगी। ये सोचकर हाथ और कांपने लगे। ऊपर से कंबल भी गिर गया। फोन जमीन पर जा पड़ा। झुककर उठाना चाहा पर झुक ही नहीं सका। पास खड़े अटेंडेंट ने झट से उठाकर उसके हाथ में दे दिया। उसने कॉन्टैक्ट्स खोले। स्टोन को कॉल करना था, रोकना था उसे। सब कुछ बता देना ठीक नहीं था। इंसान चला जाए तो गलत फहमियां भी साथ चली जाएं, यही बेहतर है। पर कांपती उंगलियां डायल नहीं कर पाईं। दिल में एक घबराहट उठी और अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गया। स्क्रीन पर स्टोन का नाम खुला था, कॉल नहीं हो पाई। पास के डॉक्टर ने फौरन मुझसे चेक करना शुरू किया। काफी देर बाद राहत की सांस ली। ऊपर टेरेस पर स्टोन थोड़ा रुक गया था, समझ नहीं आ रहा था आगे बोले या नहीं। तभी उसका फोन बजा। एक नजर देखा और तेज कदमों से कोने में चला गया। कॉल उठाई। स्टोन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। 2 मिनट्स बाद उसने बस इतना कहा, समझ गया, और कॉल काट दी। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया था। पहले वो सोच रहा था आगे बोलूं या नहीं, पर अब उसे अपने दोस्त की ज्यादा फिक्र थी। स्टोन की नजर लियू रेन पर टिक गई। क्या तुम भी यही मानती हो कि उसने तुमसे प्यार नहीं किया? स्टोन ने सीधे पूछा। पर क्या तुम भूल गई रिलेशनशिप खत्म करने की शुरुआत तुमने की थी, जिसे तुम स्काउंडल कहती हो? वो ये क्यों? उसने तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया था क्या? तुम दोनों के बीच जितनी बार भी अलगाई हुई, हर बार पहल तुमने की। और ये क्यों? क्या उसने कभी कुछ ऐसा किया जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ हो? स्टोन के सवाल से पूरी भीड़ चौंक गई। सबके चेहरों पर हैरानी थी। रुया ने एक पल के लिए रुक गई। स्टोन सही कह रहा था, हर बार पहल उसी ने की थी। पर क्या ये सब उसकी गलती थी? रुयन कुछ कहती उससे पहले लिंगुए बीच में आ गई। बकवास बंद करो। ये क्यों ने क्या क्या किया, रुयान अच्छी तरह जानती है। अगर उसने दिल नहीं तोड़ा था तो इतना प्यार करने वाली लड़की अलग क्यों होती? झूठ बोलना बंद करो, स्टोन ने ठंडे लहजे में कहा। कौन है जो सच उलट रहा है? मैं उस वक्त रुयान के साथ था, सब देखा है मैंने। लिंगुए की आंखों में आग थी। मैं भी उस वक्त ये क्यू के साथ था, स्टोन बोला। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये क्यू ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो इस रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाए। उसने पूरी जान लगाई थी इसे बचाने में। पर आखिर में मिला क्या? बस अलग हो जाते हैं कि दो लफ्ज। स्टोन को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त उस तकलीफ में गिरा था। रियान ने थोड़ा तंज से हंसते हुए कहा, तुम उसके साथ थे तो क्या उसने तुम्हें बताया था कि उसने क्या किया था? जानता है वो मैंने अलग होने का फैसला क्यों किया। रियान का दिल भर आया और मन उस रात में चला गया। 5 साल पहले की। रियान धीरे धीरे बोलने लगी। 5 साल पहले की वो रात, पहली बार मैंने शराब पी थी। उस नशे में मैंने वो फैसला लिया जो मैं बहुत पहले से लेना चाहती थी। ये क्यों के बार बार इग्नोर करने पर, कोल्ड बिहेवियर पर और दूसरी लड़कियों के साथ उसकी क्लोजनेस पर मैंने फाइनली रिलेशनशिप खत्म करने का मन बना लिया। सोच लिया सच में उससे अलग होना है। 5 साल पहले की बेस्ट फ्रेंड, आज की मैनेजर लिंग युए ने गंभीरता से पूछा। लियू रुयान ने हाँ में सिर हिलाया और एक बड़ा घूंट बियर का भर लिया। आंसू खुद ब खुद बह निकले। ये मेरा और ये क्यू का दूसरा ब्रेकअप था, और आखिरी भी। शायद पहली बार ही अलग रहना चाहिए था। पहले जब हमारा झगड़ा हुआ था तो माँ ने डर के मारे फटाफट शादी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसी दौरान कुछ हुआ जो दिल में कांटे की तरह चुभ गया। मैंने सोचा था बस माँ को खुश करने के लिए फॉर्मेलिटी निभा लूंगी, पर जब वो लड़का सामने आया तो मेरा दिल टूट गया। 3 दिन पहले ही जो मेरा एक्स था वो हाथ में रोज लेकर धीरे धीरे मेरे सामने बैठ गया। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था, हाथ कहाँ रखे समझ नहीं आ रहा था। उसकी पहली बात थी, इत्तेफाक से मिले हैं तो नए सिरे से जान पहचान करते हैं। मेरा नाम ये क्यू है और बस हम फिर एक हो गए। पर आज तक मैं ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि सिर्फ 3 दिन में उसने नया रिश्ता क्यों ढूंढ लिया था। लियू रुयान ने एक घूंट लेते हुए कहा, मेरा दिल उस वक्त भी दर्द में था। जो इंसान सच में प्यार करता है वो 3 दिन में आगे बढ़ जाता है। मैंने खुद को बार बार समझाया, पर वो बात दिल से गई नहीं। फिर से साथ आने के बाद भी ये च्यू पहले जैसा नहीं था। कई बार वो बहुत देर से घर लौटता था। मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर फिर भी मैं हिम्मत करके उसे ढूंढने निकली। यहाँ रुयान की आवाज़ रुक गई, गला भर आया, और मैंने देखा वो अकेला अपनी गाड़ी में सो रहा था। हंसी आती है ना, वो घर आने के बजाय गाड़ी में सोना पसंद करता था। जानता था मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर भी नहीं आया। बताओ, क्या उसे मुझसे प्यार था या शायद नफरत? शायद मैं उसके लिए बस एक लॉन्ग टर्म मील टिकट थी।
मैं लियू रुयान ये च्यू की बस एक मील टिकट। रुयान अब रो रही थी, सिसकते सिसकते बोल रही थी। सच तो यह है कि मुझे पहले से पता था उसका प्यार जा चुका था। वो दूसरी लड़कियों से मिलने जुलने लगा था। एक बार मैंने गलती से उसका फ़ोन देखा। एक लड़की ने लिखा था, तुम उसे कब बताओगे? बताओ भला, वो मुझे क्या बताने वाला था? और क्या हो सकता था? जब ये च्यू ने वो मैसेज देखा तो मुस्कुरा दिया। बहुत दिनों बाद वैसी मुस्कान देखी थी मैंने, जैसी कभी मुझसे बात करते वक्त आती थी। मुझे लगता था वो मुस्कान हमेशा मेरी रहेगी। पर रुयान ने एक कड़वी हंसी हंसी, जैसे सब समझ आ गया हो। प्यार दो लोगों का होता है, जब वो नहीं रहा तो अलग हो जाना ही सही था। रुयान की बात पूरी हुई और लोगों को कुछ कुछ समझ आने लगा। स्टोन मुस्कुराया, फिर रुयान को देखकर बोला, बड़ी बेचारी, बड़ी मजबूर। मेरे पास भी एक ऐसी ही कहानी है। रुयान जी सुनना चाहेंगी? लियो रुयान की भौहें चढ़ गईं। अभी भी बहाने बनाओगे? ये सब मैं अपनी आंखों से देखा हुआ है, कोई झूठ नहीं। सच और झूठ ये कौन तय करे? स्टोन ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। बोलने दो, देखते हैं क्या कहता है। मुझे नहीं लगता ये कुछ नया निकालेगा। लिंग युए छिड़कर बोली। स्टोन ने डायरी निकाली, 5 साल पहले का वो पेज खोला और एक एक लफ्ज पढ़ना शुरू किया। 5 साल पहले शादी के लिए रिश्ते मिलने वाली जगह। ये मेरे यहाँ रुकने का तीसरा दिन था। रुयान ने मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए थे और मैं 3 दिनों से बेचैन था। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। रुयान ने बताया था कि उसकी माँ उसे यहाँ शादी के लिए, रिश्ते के लिए बार बार कहती थी। आज आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और लियो रुयान दिख गई। उस पल की खुशी और घबराहट बस वो खुद जानता था। पल भर के लिए दिल किया सीधे उसके पास दौड़ा जाऊं, पर डर था कहीं रुयान डर ना जाए। ये उलझन सहना मुश्किल था, पर शुक्र है सब ठीक रहा। रोज लेकर कांपते हाथों से उसके सामने खड़ा हुआ और घबराते हुए बोला, इत्तेफाक से मिले हैं तो नए सिरे से जान पहचान करते हैं। किस्मत ने साथ दिया। रुयान ने हाँ कह दी। हम फिर साथ हो गए। पर रुयान को नहीं पता था उन 3 दिनों ने मुझ पर क्या असर किया था। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि जब वो गई थी तो मैं कितना टूट गया था। स्टोन ने एक बार पूछा था, जब इतना प्यार था तो आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ? मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। फिर से साथ आने के बाद मैंने सोचा अब और मैच्योर बनूंगा, जिम्मेदार बनूंगा। उस वक्त हमने म्यूजिक कंपनी शुरू की थी, सारी सेविंग्स लगा दी थी उसमें। कभी कभी खाने के लिए भी रुयान पर निर्भर रहना पड़ता था, इसीलिए मैं और मेहनत करने लगा। उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना था। उन दिनों हम अक्सर रात के 2 बजे तक काम करते थे। शायद उसी वक्त मेरी सेहत बिगड़ने लगी। बहुत देर तक काम करता था। रुयान जल्दी सो जाती थी। इतनी रात को लौटता तो डर लगता कहीं उसकी नींद न टूट जाए, इसीलिए कई बार गाड़ी नीचे खड़ी करके उसी में सो जाता था। उसकी प्यारी सी सोने की अदा सोचता तो सपने में भी मुस्कुराहट आ जाती। उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मुझे आज भी याद है। मैं उसे सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहा था। मेरे दोस्त जानते हैं मुझे थोड़ा सोशल एंग्जाइटी है, पर उसके लिए मैंने कई लड़कियों से पूछा कि उसे कौन सी सरप्राइज पसंद आएगी। एक बार एक लड़की ने पूछा, कब बताओगे उसे? मैंने फ़ोन देखा और बस मुस्कुरा दिया, जैसे कोई नया नया प्यार में पड़ा हो। बस थोड़ा और, मैंने जवाब दिया। जैसे ही कॉन्सर्ट की टिकट्स मिल जाएं। उसे गाना बहुत पसंद था। कॉन्सर्ट देखकर वो खुश हो जाती। पर कॉन्सर्ट के साथ साथ मेरा एक और प्लान था, उसे प्रपोज करना। एक फ्यूचर देना चाहता था उसे। इस प्रपोज के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी। सबसे रोमांटिक तरीके से बताना था उसे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। पर मुझे क्या पता था, जिस दिन मैं प्रपोज करने वाला था उसी दिन वो ब्रेकअप करने वाली थी। जैसे ऊपर वाले ने यह सब पहले से लिख दिया हो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अचानक लोगों को डायरी के इस इंसान से थोड़ी हमदर्दी होने लगी। ये क्यों का उस वक्त का दर्द शायद वो पूरी तरह नहीं समझ सकते थे, पर अंदाजा लगा सकते थे। जब सबसे ज्यादा प्यार हो और उसी पल वो चला जाए, ये दर्द बेहद क्रूर होता है। स्टोन आगे पढ़ने लगा। मुझे लगा अब मैं काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, उसे बेहतर लाइफ दे सकता हूँ। अब शादी का वक्त आ गया था। उस दिन मैं एक बड़ा गुलदस्ता लेकर उसके पीछे से आया, सबसे बड़ी सरप्राइज़ देने वाला था। पर कितनी अजीब बात है, लगभग एक ही साथ मैंने कहा शादी करोगी मुझसे, और उसने कहा अलग हो जाते हैं। रोज़े ज़मीन पर गिर गए जैसे कोई अंतिम संस्कार हो, और बस हम दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। स्टोन ने पढ़ना बंद किया। एक बार फिर पूरा माहौल चुप हो गया। लिउ रुयान बस ठगी सी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सच माने या नहीं। इतने सालों में उसने खुद को बार बार यही समझाया था कि ये क्यों ने कभी प्यार नहीं किया, सब खेल था। और आज कोई कह रहा था कि ऐसा नहीं था। ये कैसे स्वीकार करे? ये सब खुद गढ़ी हुई कहानी हो सकती है, खुद को अच्छा दिखाने के लिए। अगर वो सच में इतना अच्छा होता तो रुयान अलग क्यों होती? लिनयुए ने कहा, पर आवाज में पहले जैसी दमदारी नहीं थी। हर डिटेल लगभग एक जैसी है, पूरी कहानी एक जैसी है। कोई इतनी परफेक्ट स्टोरी तुरंत नहीं बना सकता। पर सोचो, इसमें लॉजिक नहीं है। अगर रुयान ने गलत समझा था तो ये क्यों ने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? ये सब बताना कितना मुश्किल था? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे डायरी में लिखा, सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के लिए। लिनयुए ने पूरे यकीन के साथ कहा। स्टोन ने होंठ भींचे, कुछ नहीं बोला। वो कहना चाहती थी कि ये क्यों ने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसे कैंसर था। पर स्टोन ने सिर हिलाया, अभी ये बात बताने का वक्त नहीं था। उसकी चुप्पी देखकर लिनयुए और एग्रेसिव हो गई। बोलो क्यों नहीं? जवाब नहीं है। चाहे जो कहो, ये क्यों एक स्काउंड्रल था, ये नहीं बदलेगा। रुयान ने कितना सहा उसकी वजह से, और गोगो ने
क्या तुम्हें पता है जब रुयान प्रेग्नेंट थी तब। रुको। रुयान ने घबरा कर कहा। नहीं। लिन यूए जोर से बोली। रुयान, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा दिल फिर से पिघल रहा है, पर याद करो हमने क्या क्या झेला था। वो दिन भूल गई क्या? रुयान ने मुंह खोला, पर कुछ नहीं निकला। लिन यूए सही कह रही थी। दिल सच में नरम पड़ने लगा था। जैसे जैसे डायरी की बातें सुनती गई, दिल का कोई कोना ये क्यों की उस पुरानी वार्मथ को याद करने लगा था। लिनिये को रुयान का यह हाल देखकर और गुस्सा आया। वो किसी भी कीमत पर रुयान को उस इंसान के करीब नहीं जाने देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से यह जिंदगी बनी थी, अभी सब अच्छा होने का था। लिन यूए ने स्टोन की तरफ देखा। स्टोन जी, जवाब नहीं दे पाए तो एक और सवाल। क्या आपको अंदाजा है एक अनमैरिड प्रेग्नेंट लड़की के लिए इस सोसाइटी में जीना कितना मुश्किल होता है? और वो लड़का जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, वो उस वक्त कहीं नजर ना आए, तो क्या यही उसका प्यार है? स्टोन कुछ कहने लगा, पर लिन यूए ने बीच में ही काट दिया। तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ। जब रुयन को पता चला वो प्रेग्नेंट है तब बच्चा 3 महीने का था। उसके पेरेंट्स ने दो ही रास्ते दिए, या तो बच्चा गिरा दो या फिर घर छोड़ दो। रुयान उस वक्त बस एक छोटी सी लड़की थी, उसके पास इतनी समझ कहाँ थी। वो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी। कई बार हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंची, पर हर बार उसे लगा जैसे कोई आवाज़ दे रहा है। माँ। वो रोती रही, कह रही थी कि उसका मन नहीं मानता। कोई रास्ता ना देखकर उसने खुद घर छोड़ दिया, किराए का कमरा ढूंढा। सोचा अकेले काम करूंगी, बच्चे को पालूंगी, पर तुम्हारे वो प्यारी एक क्यों ने ये भी छीन गया। जब रियान को एक ठीक ठाक काम मिला तभी वो लोन वाले आ गए। उनके हाथ में ये क्यू का लोन कॉन्ट्रैक्ट था और उस पर गारंटर की जगह रुयान का नाम था। उन्होंने कहा ये क्यू गायब हो गया, पैसे कोई नहीं दे रहा, तो रुयान से वसूलेंगे। वो लोग बिल्कुल इंसेंसिटिव थे। रुयान की सब कुछ खंगाल डाला, जॉब, फैमिली, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के नंबर्स तक। रुयान के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को परेशान किया, दोस्तों को परेशान किया। रुयान की जॉब भी गई, उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने ले लिए। स्टोन जी, क्या आपने कभी सोचा है एक प्रेग्नेंट लड़की रात को पार्क की बेंच पर सोती है? क्या आपने सोचा है एक बाप के बीमार होने पर बेटी बस दूर से एक नज़र देखकर लौट जाए? क्या आपने सोचा है एक औरत जब सबने ठुकरा दिया हो तो वो 30वीं मंजिल पर खड़ी हो और नीचे देख रही हो? नहीं, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप बस ये क्यों के एक पिट्ठू हैं, उसके लिए तालियां बजाने वाले। जाइए और अपने मालिक से पूछिए यह कर्ज वो कैसे चुकाएगा। लिन यूए के लफ्ज बेहद कड़वे हो गए थे। साफ था कि उस वक्त की बातें उसके दिल में कितनी गहरी चुभी थीं। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए। स्टोन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसका चेहरा और भी उतर गया। लिन यूए की बातें उसे हर्ट कर रही थीं, पर उससे नहीं, बल्कि उन दिनों की बातों से। हाँ, ये सब उसने सुना था। एक बार ये क्यू ने उसे बताया था, उन दिनों मेरे पास काफी पैसे आ गए थे, पर न जाने कैसे उन लालची लोगों को खबर लग गई। उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं मर चुका हूं और रियान को मेरी बड़ी इनहेरिटेंस मिली है। इसी लालच में उन्होंने वो सब किया जो किसी इंसान को शोभा नहीं देता। पर मैं मरा नहीं था। डॉक्टर्स ने मुझे जिंदगी वापस दी। जब रियान के साथ जो हुआ वो सुना तो एक बार फिर सांस रुकने लगी, और फिर मैंने बदला लिया। रियान को तकलीफ देने वाले एक एक इंसान को मैंने जेल भिजवाया, आज भी सजा काट रहे हैं। उस वक्त ये क्यू को ये सब पता नहीं था, सारा दोष उसका नहीं था, स्टोन ने धीमे से कहा। उसने अभी भी ये च्यू की बीमारी वाली बात नहीं बताई। लिन ये रुयान को जानती थी, स्टोन ये च्यू को जानता था। ये च्यू की बीमारी उसकी सबसे बड़ी लिमिट थी। ये च्यू की इजाजत के बिना स्टोन उस बात को छूना नहीं चाहता था। हंसी आती है, लिन यूए ने ठंडे लहजे में कहा। और सुनो, बात यहीं खत्म नहीं होती। जॉब गई तो रियान बेसिक चेकअप्स भी नहीं करवा सकती थी। खाने पीने की कमी थी, इसी वजह से उसकी बेटी को जन्म से ही खून की कमी हो गई, और रुयान को भी सीरियस प्रॉब्लम्स हो गई। उस दौरान रुयान को रात भर उल्टियां होती थीं, पूरा शरीर सूजा रहता था, और साथ में गोगो की भी देखभाल। रुयान को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो दूध भी नहीं था गोगो के लिए। फॉर्मूला मिल्क लाने के लिए उस बेवकूफ़ लड़की ने किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया। बर्फीले पानी में ठंडे बर्तन। जानते हो इसका क्या मतलब होता है? जब मैं उसके पास पहुंची और पूछा ये क्यों किया, तो उसने कहा बेवकूफ़ी नहीं, यही काम था जहां गोगो को पीठ पर बांधकर साथ ले जा सकती थी। गोगो की सर्जरी हुई थी, माँ के बिना रह नहीं सकती थी, और रुयान ने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया। वो ये क्यों कहा था, तो चाहे उसके पास 1000 मजबूरियां हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन यूए ने दर्द और गुस्से से कहा। वो रुयम के लिए लड़ रही थी। जो उस दौर से गुजरे वो कभी माफ नहीं कर सकते। जो दर्द दिया जा चुका है उसका कोई बहाना नहीं होता। स्टोन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हर बार रियन या लिन्युआ की बात सुनकर उसकी आंखें भर आती थीं। कमजोरी नहीं थी है, बस सच में बहुत मुश्किल था। इस जिंदगी ने दोनों को बहुत तोड़ा था। दोनों के पास हजार हजार मजबूरियां थीं। दोनों बेहद जख्मी थे। रुयान के पास कम से कम ये क्यू का साइलेंट साया था, पर ये क्यू के पास क्या था? जिंदगी काउंटडाउन पर थी, हर पल तड़पन थी, और बस अंधेरा था। स्टोन ने डायरी का अगला पेज खोला और धीरे धीरे पढ़ने लगा। 9 सितंबर, यह हमारे अलग होने का पहला दिन है। रात भर नींद नहीं आई। पता नहीं मैंने क्या गलत किया। दीवाने की तरह तुम्हें याद कर रहा हूँ। कल रोजेस लेकर तुम्हारे सामने रोया बच्चे की तरह, पर तुमने कभी नहीं बताया अलग क्यों होना है। क्या मैं कम काबिल हूँ?
बोलो मैं बदल जाऊंगा। 13 सितंबर, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो रेड एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे तंग करता है। जितने भी तरीके से मैसेज भेज सके भेजे। तुम्हारे घर के पास रोज इंतजार किया, पर न तुम्हारा जवाब आया न तुम दिखी। 15 सितंबर, रुयान मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें ढूंढना ही होगा। 5 दिनों में एक बात पक्की हो गई, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। चाहे तुम मुझसे कितना भी नफरत करो, मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। इस आधी अधूरी जिंदगी से थक गया हूँ। 30 सितंबर, रुयान माफ करना, मैंने हार मान ली। नहीं, बस थोड़ी देर के लिए कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पर जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। कुछ वक्त के लिए बाहर जाना है, खुद का ख्याल रखना। यहाँ स्टोन रुक गया, फिर डायरी से नजरें उठाकर रुयान को देखा। मुझे नहीं पता क्यों, जब से तुमने उससे ब्रेकअप किया, तुमने उससे जुड़े हर कांटेक्ट को डिलीट कर दिया। वो घर भी छोड़ दिया जहां तुम दोनों साथ रहते थे। वो सफाई देना चाहती थी, पर तुमने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। जैसे रूपी आंखें बंद किए हुए थी, आंसू बह रहे थे। शायद उस वक्त वो थोड़ी जोशीली थी, नासमझ थी। सोचती थी कि किसी को डिलीट करो तो यादें भी मिट जाती हैं। सोचती थी कि नजरें चुरा लो तो भूल जाओगे। सोचती थी कि जो आंखों से देखा वही सच होता है। तो उसने फ़ोन बंद किया और अकेले एक ट्रिप पर निकल गई, बिल्कुल उन पुरानी फिल्मों की तरह। ब्रेकअप के बाद अकेले भी ठीक रह सकते हैं, पर क्या सच में ठीक थे? अगर उस वक्त थोड़ी कम जिद होती तो शायद रिजल्ट अलग होता। जैसे धुएं ने जोर से सर हिलाया और खुद को रोका इन सब बातों के बारे में और सोचने से। उनको उनको कोई बीमारी हो गई थी? पत्थर ने जवाब नहीं दिया। वो दे भी नहीं सकता था। उस वक्त हम दोनों को लगा शायद इतना सीरियस नहीं होगा, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। पर बाद में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पत्थर ने सर झुकाया और डायरी पढ़ना जारी रखा। 30 अक्टूबर, एक महीना हो गया। मैं वापस आ गई। जैसे धुएं ने उस शहर में वापसी की जहां हम दोनों साथ रहते थे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शायद तुम कभी मेरे नहीं होगे, पर तुम्हारे साथ एक ही आसमान के नीचे सांस लेना और कभी कभी तुम्हारी एक झलक मिल जाए, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है इस जिंदगी में। 12 नवंबर, आज मैं चुपके से तुम्हें देखने आई। हॉस्पिटल से चुपके से निकली। आजकल बस सोती रहती हूँ, फिर भी बहुत थकान लगती है। आज थोड़ी होश आई तो बस भागी चली आई तुम्हें देखने। अच्छा हुआ तुमने नोटिस नहीं किया। तुम अभी भी उसी कैफे जाते हो जहाँ हम जाते थे। अकेली पीठ देखकर दिल भर आया। 1 दिसंबर, तुम पतले हो गए हो, बहुत तकलीफ हो रही है। 20 दिसंबर, आज इतना दर्द है कि उठ भी नहीं पा रही। बस नए साल तक टिकने दो। नए साल की विश, कोई मिले जो तुमसे प्यार करे, ढेर सारे बच्चे हों, वो शादी जो तुम्हारी हक में थी अगले जन्म में ज़रूर होगी। माफ़ करना। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जैसे रूपी बर्दाश्त न हुआ और वो जोर से चिल्लाते हुए उसे रोक दिया। मुझे बताओ उनको क्या हुआ था? ये अगले जन्म वाली बात क्या है? पत्ते रूपी अभी कहाँ हैं? ये सब मत पढ़ो, पहले बताओ। जैसे रूपी का रोकर बुरा हाल था। डायरी में 2 शब्द साफ लिखे थे, मौत। पत्थर ने जैसे रूपी को देखा, दिल भर आया और अफसोस भी हुआ। अफसोस पत्ते रूपी का था। पत्थर सोच रहा था वो नहीं जानता था उन दिनों पत्ते रूपी ने कैसे वक्त गुजारा होगा। जो इंसान प्यार करता हो वो चला जाए और ऊपर से जिंदगी भी जवाब दे दे, ये तो बहुत क्रूर बात है। और पत्ते रूपी के लिए यह सब सच में हुआ था। अफसोस उसका भी था कि अगर आज जैसे रूपी की ये हालत पत्ते रूपी देख पाती तो शायद उसे थोड़ा सुकून मिलता। ये औरत जिसके लिए उसने सब कुछ किया, कम से कम उसकी परवाह तो करती है। पत्ते रूपी मरी नहीं, वो भी जिंदा है। पत्थर ने धीरे से कहा। तो क्या वो ठीक हो गई? ठीक है, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? एक वक्त मैंने उसे बहुत ढूंढा था। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? वो भी कहाँ है? जैसे रूपी बेचैन होकर पूछ रही थी। अब उसे पत्ते रूपी के बारे में सब जानना था। चाहे कितनी भी नाराजगी हो, प्यार तो था। और वो आखिरकार उसकी बच्ची की माँ भी थी। पत्थर ने सर हिलाया। अभी थोड़ा स्टेबल है। जवाब क्यों नहीं आया? ये तो किस्मत का खेल है। जब उसने तुम्हें ढूंढा तुम वहां नहीं थी। जब तुमने ढूंढा शायद वो ट्रीटमेंट में थी। ये तो एक बड़ा मजाक है जिंदगी का, जैसे किसी ड्रामा की स्क्रिप्ट हो। बिना कन्फ्यूजन के कोई मजा नहीं। अब वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आई? उसका जवाब डायरी में ही मिलेगा। पत्थर ने फिर से डायरी खोली। 15 जनवरी, एक और महीना बीत गया। जैसे धुएं हम अलग हुए 3 महीने 5 दिन हो गए। आज एक अच्छी खबर देनी है, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही। यानी कम से कम थोड़ा और वक्त मिला है। बहुत खुश हूँ। एक बार तुमसे मिलना है। जैसे ही बेड से उठ पाऊँ आऊँगी। 1 फरवरी, आज मेरी जिंदगी का सबसे गुस्से वाला दिन है। जैसे धुएं, माफ़ करना। मुझे नहीं पता था तुम पर इतनी मुसीबत आई थी। उन कमीनों से मैंने लोन लिया था पर चुका दिया था, और उन्होंने रिकॉर्ड रखा और तुम्हें ब्लैकमेल किया। घबराओ जैसे धुएं, मैं उनका हिसाब करूंगी। 22 फरवरी, आज नए साल का पहला दिन है। जैसे धुएं, एक अच्छी खबर। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी थी वो सब जेल में है। मेरी औरत को कोई तकलीफ दे और जीता बचे, ये नहीं होगा। 25 फरवरी, माफ करना। आखिरकार यही फैसला करना पड़ा। जैसे धुएं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, पर मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। 1 मार्च, माफ करना। माफ करना, न जाने कितनी बार माफी मांगू तो मन को चैन मिले। आज पत्थर की जबान फिसली, तब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। जैसे धुएं, दिल करता है एक बार देखूं हमारा बच्चा कैसा दिखेगा। 22 मार्च, जैसे धुएं, एक राज बताऊं।
आज जो जॉब इंटरव्यू हुआ जिसमें तुम सेलेक्टेड हुई वो मैंने ही अरेंज किया था। तुम्हें ज़िंदगी में कभी पता नहीं चलेगा, वरना तुम ज़रूर कहोगी तुम्हें क्या ज़रूरत थी। अभी मेरी बॉडी इतनी ठीक नहीं कि तुम्हारा पंच झेल सकूं। वो कंपनी का ओनर मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छा काम करोगी। ऑल द बेस्ट। काश एक पंच और खाने का मौका मिलता। 28 अप्रैल आज फिर चुपके से देखने आई, तुम छुट्टी पर थी। हमारा बच्चा जल्दी ही आने वाला है। मैं अचानक बहुत नर्वस हो गई। यही फील होता है माँ बनने से पहले। तुम मुस्कुरा रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। 1 मई आज तुम्हारे पेरेंट्स के घर के नीचे आई। बहुत देर सोची, पर ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। डर लगा कहीं मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ न हो। मैं जानती हूँ तुम उनकी माफ़ी कितनी चाहती हो। यह सब मेरी गलती है, पर एक चुपके से काम किया। उनके लिए वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया जो वो खरीद नहीं पा रहे थे। देखा तुम्हारे पापा मुस्कुराए। सोचती हूँ शायद वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। काश मुझे भी कभी मौका मिले कि मैं उन्हें पापा बुला सकूं। 25 मई आज फ्रूट फ्रूट का बर्थडे है। आज वो इस दुनिया में आई। मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, पर कोई मुझे देख न पाए। जब फ्रूट फ्रूट की पहली रोने की आवाज़ आई, मेरा पूरा दिल उड़ गया। वो फीलिंग शब्दों में नहीं आती। लगा जिंदगी आगे बढ़ी। मेरी सबसे प्यारी औरत के साथ अब एक और प्यारी इंसान आ गई। पर तुम चिंता मत करो, जैसे धुएं तुम हमेशा पहले नंबर पे रहोगी। 27 मई, ऊपर वाले ये क्या किया? क्या मुझ अकेली पर इतना दुख काफ़ी नहीं था? अब मेरी बच्ची को क्यों? फ्रूट फ्रूट को जन्म से ही अनीमिया है, ये सुनकर मेरी दुनिया हिल गई। वो इतनी छोटी है, इतनी प्यारी है, ये दर्द उसे क्यों क्यों? 1 जून जैसे धुएं, आज के बाद शायद बहुत दिन डायरी नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि आज मेरा खून फ्रूट फ्रूट के बॉडी में जाएगा। अब जब भी तुम उसे गोद में लो तो शायद थोड़ा सा मुझे गले लगाने जैसा फील हो। एक लंबी चुप्पी, जैसे रूपी रो रो कर बेहाल थी, कुछ भी रुक नहीं रहा था। वो कहाँ है? उसने तुम्हें ये सब पढ़वाने क्यों भेजा? वो ठीक तो है ना? जैसे रूपी सच में जानना चाहती थी, जैसे रूपी अब तुम्हें ऑनेस्टली बोल सकती है, नफरत नहीं है। डायरी में 22 मार्च लिखा था। याद है उन दिनों फ्रूट फ्रूट आने वाली थी, मैंने जॉब ढूंढने का सोचा भी नहीं था। उस दिन अचानक किसी ने कॉल किया इंटरव्यू के लिए। मुझे लगा शायद पहले कहीं रिज्यूम भेजा होगा। आजमानी गई और हैरानी की बात, हो गया। एक प्रेग्नेंट अकेली माँ जो जल्दी ही मेटर्निटी लीव पर जाने वाली थी, उससे कोई रखेगा? अब समझ आया, ये सब तुमने किया था। पत्थर ने कुछ और कहना चाहा, पर रुक गया। उसने जो कहने वाला था वो दबा लिया। वो ठीक है, शायद ये सब तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी, पर मुझे लगा कुछ बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। पत्थर ने सर झुकाया और डायरी फिर खोली। 11 सितंबर, सोचा नहीं था 3 महीने और निकल गए। लगा था शायद टिक नहीं पाऊंगी, पर फिर भी आगे बढ़ी। यह सब तुम्हारी और फ्रूट फ्रूट की वजह से हुआ। जब भी हार मानने का मन किया तुम दोनों याद आ गई। बस तुम्हारे साथ रहना है, सनराइज से सनसेट तक। फ्रूट फ्रूट को बड़ा होते देखना है, चाहे एक दिन ही हो। 22 सितंबर, कमीनी, मैं सच में बड़ी कमीन हूँ। जैसे धुएं आज तुम्हें देखा। तुम फ्रूट फ्रूट को पीठ पर बांधकर बर्तन मांज रही थी। टूटे हुए बर्तन के किनारे से हाथ कट गया, खून बह रहा था। जरूर बहुत दर्द हुआ होगा। दिल किया अंदर जाऊं और तुम्हें गले लगाऊं, पर नहीं कर सकती। और तुम मुझे इस हालत में देखे ये भी नहीं चाहती। माफ करना, जैसे धुएं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। कसम खाती हूँ ये आखिरी बार था। आखिरी बार तुम्हें तकलीफ होते देखूंगी। 2 अक्टूबर, जैसे धुएं आज तुम मुस्कुराई। ये मुस्कान आखिरी बार कब देखी थी याद भी नहीं। टाइम बड़ी अजीब चीज है, बहुत कुछ ले जाता है। देखते देखते हम 1 साल से ज्यादा अलग हो गए। इस 1 साल में बहुत कुछ बदला। मैं भी बदल गई, तुम भी। पर आज के बाद तुम जरूर हंसते रहोगी, क्योंकि आखिरकार तुम्हें वो काम मिल गया जो तुम्हें पसंद था। चेन लू एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर है। उनकी कंपनी भी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी। मुझे यकीन है टाइम बहुत कुछ बदल देता है, पर एक चीज़ नहीं बदलती, मेरा तुमसे प्यार। नहीं, ये हो नहीं सकता। जैसे रूपी ने अचानक जोर से पत्थर को रोका। नहीं हो सकता। चंद डीडी का पत्ते रूपी से कोई कनेक्शन नहीं था। ये डायरी फेक है, जरूर फेक है। जैसे रूपी चिल्ला रही थी, सच मानने को तैयार नहीं थी। म्यूजिक उसकी आखिरी प्राइड थी। जब जिंदगी बिखर गई थी, म्यूजिक ने ही जीने की वजह दी थी। उसे लगता था म्यूजिक ने उसे दूसरी जिंदगी दी, इसलिए वो ये नहीं मानना चाहती थी कि ये भी उसी ने अरेंज किया था। पत्थर ने हल्की सी स्माइल दी। जैसे रूपी सच में ये सोचती हो कि रोड पर चलते चलते कोई स्टार बन जाता है। इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, ऐसा भी होता है क्या? जैसे रूपी रुक गई। बस करो, बकवास मत करो, लिंगयुए ने तुरंत बीच में आकर चिल्लाया। पत्ते, रूपी कैसी है, मैंने खुद देखा है। चैन डिडी जैसे लोगों से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। और तुम तो मुझे लगता है पूरे झूठे हो। न जाने कहाँ से ये डायरी उठाई, खुद से स्टोरीज जोड़ दी, या तुम पत्ते रूपी के साथ मिले हुए हो? सच बताओ, तुम दोनों का मकसद क्या है? जैसे रूपी ने पत्ते रूपी को छोड़ा तो अब बदला लेने आए हो? उसकी करियर बर्बाद करनी है? पत्थर ने ठंडी हंसी दी। उसे लिंग जो है बिल्कुल सही में पागल गई थी, पूरी तरह से। तो वो उससे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं समझता था। पत्थर ने जैसे रूपी की तरफ देखा, आंखें अभी भी ठंडी थी। तुम भी यही सोचती हो? पत्ते, रूपी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है? जैसे रूपी ने जोर से सर हिलाया और लिंगजुए से कहा, लिंगजुए, बकवास बंद करो।
मुझे यकीन है पत्थर ऐसे नहीं है। नहीं, ये दोनों आज यहाँ बुरे इरादे से आए हैं। चाहे यह सब सच भी हो, इसे इतने लोगों के सामने बताने की क्या जरूरत थी? पूरे शो में बात फैल जाएगी। ये तो चाहते ही हैं, बस हमें बर्बाद करना है इन्हें। लिंग युए और ज्यादा बेकाबू हो गई थी। वो पूरी सिचुएशन से परेशान थी। लिंग युए, बस करो। जैसे रूपी भी थोड़ा इरिटेट हो गई। क्या फर्क पड़ता है, हम तो आज अनाउंस करने ही वाले थे। 5 साल छुपाया, अब और नहीं छुपाऊंगी। और जहाँ तक फैंस की बात है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मुझे यकीन है वो समझेंगे और माफ़ करेंगे। जैसे रूपी ने इमोशन संभाले और पत्थर की तरफ देखा। पत्थर जी, मेरी दोस्त के लिए माफ़ी थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर गई। जैसे रूपी एक आम इंसान है, पर इतना तो जानती है कि एहसान एहसान होता है। नफरत तो है, पर मैं पत्ते रूपी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो उसने मेरे लिए किया। अगर तुम अभी भी नहीं बताना चाहते कि वो कहाँ है या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, तो बस ये मैसेज दे देना। मुझे कोई शिकायत नहीं, हम दोनों के बीच जो भी था वो ख़त्म। और अगर वो फ्रूट से मिलना चाहे तो एक बाप का हक मैं दूंगी। बस इतना ही। पत्थर ने हल्की सी हंसी के साथ सर हिलाया। मैं सब बता दूंगा। पर सच में क्या तुम पत्ते रूपी से प्यार नहीं करती? पत्थर से रहा ना गया। अब ये सब मैटर करता है क्या? जैसे रूपी ने धीरे से कहा, अगर वो अभी भी मुझसे प्यार करती तो 4 साल में एक बार भी क्यों नहीं आई? मैं मानती हूँ शायद तबीयत खराब रही होगी, पर 4 साल, मैं 4 साल से इंडस्ट्री में हूँ। चाहे जितनी भी बीमारी हो, इतने वक्त में तो ठीक होना चाहिए था। मेरा शेड्यूल सबके सामने था, फिर भी एक बार नहीं आई। शायद उसे कोई और मिल गया। नहीं, पत्थर ने जोर से कहा। फिर खुद को रोका। नहीं, पत्ते रूपी इन सालों में भी तुम्हें देखती रही, तुम्हारी मदद करती रही। जैसे रूपी ने हल्की सी स्माइल दी। तो क्या पत्थर जी ये कहना चाहते हैं कि इन 4 सालों में मैं जो कुछ बनी, वो भी पत्ते रूपी की देन है? उसने मुझे दाशा की नंबर 1 स्टार बनाया, उसने मेरे फैंस को मुझसे प्यार करवाया। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, पहले जो किया वो मानती हूँ, पर बाद में मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ी। तुम्हारी हर चीज़ उससे जुड़ी है, यकीन करो। पत्थर की ये बात सुनकर जैसे रूपी हंस दी। पत्थर जी, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम ये कहोगे कि मैं आज जो हूँ, जो मैंने अचीव किया, वो सब पत्ते रूपी ने करा? ठीक है, उसने एंट्री दिलवाई, चंद डेडी से मिलवाया, पर करोड़ों फैंस को मुझसे प्यार करवाना, क्या वो ये भी कर सकती है? मेरी जगह गाना गा सकती है क्या? पत्थर ने हल्की मुस्कान दी। एक जीनियस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, इसका मतलब नहीं कि वो नहीं कर सकती। जानना चाहती हो पत्ते रूपी ने क्या किया? चंद डेडी का नंबर तुम्हारे पास है ना? पूछ लो उनसे। तुम्हारी करियर की सबसे बड़ी दोस्त तुमसे झूठ नहीं बोलेंगी। कॉल करो, देखते हैं। लिंगयुए ने बिना देर किए फोन उठाया और चेन लू को डायल किया, पर जैसे ही कॉल लगाने वाली थी, अचानक रुक गई। उसने जैसे रूपी की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो। जैसे रूपी ने दांत भींचे और हाँ में सर हिलाया। वो भी सच जानना चाहती थी। लिंगयुए ने कॉल की। थोड़ी ही रिंग्स के बाद कॉल उठ गई। हाँ लिंगयुए, क्या हुआ? जैसे रूपी का शो खत्म हुआ, सब ठीक रहा? लिंगयुए का टोन अचानक थोड़ा फॉर्मल हो गया। चैन, दीदी, इतनी रात को डिस्टर्ब किया, माफ करना। जैसे रूपी के साइड पर एक इशू आया है, कुछ कंफर्म करना था। क्या हुआ, सीरियस है? चैन लू की आवाज में तुरंत टेंशन आ गई। ज्यादा नहीं, बस यह पूछना था कि क्या आप पत्ते रूपी को जानती हैं? लिंगयुए ने डायरेक्टली पूछा। फोन पर चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद आवाज आई, पत्ते रूपी वो आई? तुम लोगों ने उसे देखा? सब हैरान हो गए। जानती हैं, सच में जानती हैं। पत्थर झूठा नहीं था। नहीं, पत्ते रूपी नहीं आए, बस एक पत्थर नाम के जेंटलमैन आए। वो कह रहे हैं कि जैसे रूपी की जो भी लाइफ है, वो सब पत्ते रूपी ने दिया। जैसे रूपी जानना चाहती है, क्या यह सच है? लिंग लुई का टोन पोलाइट था, पर क्वेश्चन डायरेक्ट था। फोन पर हल्की हंसी आई। पत्थर जी वहां हैं, क्या मैं उनसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? लिंगुए ने हाँ कहा और थोड़ी ऑकवर्ड फेस के साथ फोन पत्थर की तरफ कर दिया। चेनलू ने पत्थर को स्टोन सर कहकर बुलाया। तो ये जेंटलमैन भी कोई बड़े आदमी है? लिंग ये सोचने लगी। अब जो सुना, क्या वो सब सच था? पर पत्ते रूपी ने ये सब कैसे किया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। स्टोन सर, यह सब पत्ते रूपी की इच्छा थी? चेनलू ने डायरेक्टली पूछा। लिंगयुए ने ज्यादा डिटेल नहीं दी थी, पर चेनलू ने आज रात की सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था। नहीं, ये मेरा फैसला था, पत्थर ने शांत आवाज में कहा। मुझे लगा अब सब कुछ सामने आ जाना चाहिए। पत्थर की बात सुनकर फोन पर चुप्पी आ गई। चेन लू को बिल्कुल नहीं पता था ये पत्थर की अपनी मर्जी से था। जो भी हो, सब जिम्मेदारी मेरी है। चैन जी, आप बस जो जानती हैं वो बोल दीजिए। पत्थर ने चेन लू की चुप्पी देखकर ये जोड़ा। फोन पर एक लंबी सांस आई। पत्ते रूपी अभी ठीक है? चेन लू ने पूछा। उसे अंदाजा हो रहा था पत्थर इतनी जल्दी में क्यों है। शायद एक ही वजह हो सकती थी, पत्ते रूपी का वक्त कम बचा था। हाँ, अभी ठीक है। चैन जी, जब आपने जैसे रूपी को साइन किया था, तो क्या वो उनकी टैलेंट देखकर किया था? पत्थर ने सीधे वो क्वेश्चन किया जो सबको जानना था। ये बात मैंने पत्ते रूपी को प्रॉमिस की थी कि नहीं बताऊंगी। चनलू अभी भी हिचकिचा रही थी। मैं कह रहा हूँ, सब जिम्मेदारी मेरी। पत्थर ने थोड़ा इंपेशेंट होकर कहा। चंद जी, पत्ते रूपी के साथ यह सच छुपाना ठीक नहीं। क्या उसे पूरी जिंदगी अधूरा रहने देंगी? पत्ते रूपी ने आपका भी बहुत भला किया है। चैनलू कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस ली। ठीक है, बताती हूँ। जैसे रूपी, तुमने अभी पूछा कि पत्थर ने जो कहा वो सच है, तो सुनो। पत्ते रूपी ने तुम्हें सिर्फ ये सब नहीं दिया, उसने तुम्हें जिंदगी दी।
तुम आज इस दुनिया में खूबसूरती से जी रही हो, ये भी उसी की वजह से है क्या? कई लोग एक साथ चौंक गए। यकीन नहीं हो रहा था। अगर यह बात किसी और ने कही होती तो लोग बोल देते बकवास है। पर ये चैन लू थी, इंडस्ट्री की बड़ी नाम, जैसे रूपी जैसे आसमान से गिरी हो। वो बस खड़ी रह गई, कुछ बोल ना सकी। चैन डिडी, ये थोड़ा एग्जैजरेट नहीं हो गया? कुछ देर बाद जैसे रूपी ने धीरे से कहा, एग्जैजरेट? चन्नू हंसी, बिल्कुल नहीं। जब पत्ते रूपी ने पहली बार तुम्हें मेरे पास रिकमेंड किया, तुम्हें पता है मेरी रिएक्शन क्या थी? हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते थे, पर पहली ही मुलाकात से पत्ते रूपी की टैलेंट ने मुझे इंप्रेस किया था। एक दिन वो आई और बोली, एक आर्टिस्ट रिकमेंड करना है। मैं खुश हुई, सोचा कोई बेहतरीन मिलेगा। पर जब तुम्हारा प्रोफाइल देखा तो मैं निराश हो गई। जैसे रूपी, जानती हो मेरी रिएक्शन क्या थी? मैंने सीधे टेबल पर हाथ मारा। मैं एक प्रिंसिपल म्यूजिक पर्सन हूँ। मुझे कोई फेस वैल्यू वाला चाहिए नहीं। मैं टैलेंटेड लोगों के साथ काम करती हूँ। और तुम उस वक्त मुझे बस एक खूबसूरत चेहरा लगी, टैलेंट का एक निशान नहीं। मेरी नज़र में तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना ही नहीं चाहिए था। सब एक दूसरे को देखने लगे। आज की सबसे बड़ी फीमेल स्टार के बारे में ये सुनकर कुछ लोग हैरान थे। चनलू की आवाज़ आती रही। उस वक्त मैंने पत्ते रूपी की बात नहीं मानी और सीधे टेबल पर हाथ मारा। मुझे लगा उसने म्यूजिक और मेरी रिस्पेक्ट दोनों को इंसल्ट किया। मेरे लिए जैसे रूपी जैसे लोग मेरे काम को गंदा करते हैं। जैसे रूपी का चेहरा उतर गया। तो जो टैलेंट पर उसे इतना घमंड था, वो दूसरों की नज़र में बेकार थी। और वो सोचती रही कि चैन डिडी ने उसे पहचाना। असली जोकर तो वो खुद थी। जैसे रूपी, ज़्यादा दुखी मत हो। बाद में तुमने खुद साबित किया मेरा प्यार अब जेन्युइन है। पर उस वक्त सच ही था। चंदू ने एक लाइन जोड़ी। टेबल मारने के बाद पत्ते रूपी गुस्सा नहीं हुई। उसने दो चीजें निकाली। पहली थी शिंघाई म्यूजिक की शेयर्स ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। हाँ, वही जो अब सिटी म्यूजिक है। उसने कहा, अगर मैं जैसे रूपी को साइन करूं तो शिंघाई मेरा। उस वक्त शिंघाई ज़्यादा फेमस नहीं था, पर वैल्यू करोड़ों में थी। पत्ते रूपी हमेशा की तरह जनरस थी, पर मैंने मना कर दिया। हैरान हो? मेरे सामने करोड़ों पड़े थे और मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि मेरे लिए पैसों से म्यूजिक को बाय करना, ये म्यूजिक की बेइज्जती है। मुझे और गुस्सा आया। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए मेरे काम की तौहीन था। मेरे लिए म्यूजिक एक ड्रीम है, एक पैशन है। इसलिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पत्ते रूपी के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो पत्ते रूपी ने, जैसे पहले से अंदाजा था, एक और कॉन्ट्रैक्ट निकाला। साथ में एक सॉन्ग भी था, एक अच्छा सॉन्ग। पर मैं फिर भी प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने वाली थी। जैसे ही मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ने लगी, पत्ते रूपी ने रोका। उसने मेरी आंखों में देखा। उस नज़र में आंसू थे। सोचो, उस वक्त पत्ते रूपी मेरी नज़र में एक लेजेंड थी। उसने कहा, चंद जी, मैंने ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं मांगा, बस उसका जो कर्ज है वो कभी नहीं चुका पाऊंगी। उसे साइन करो, बाकी सब मैं करूंगी, प्लीज़। मेरी नज़र में जो इतनी ऊंची थी, उसने प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा दुनिया में कोई इस लायक नहीं कि इस इंसान को इतना झुकना पड़े, इसलिए तुमने हाँ कर दी, है ना? यानी तुमने उस वक्त मुझे सिर्फ पत्ते रूपी की वजह से लिया? जैसे रूपी ने पूछा। फोन पर एक लंबी सांस आई। जैसे रूपी सुनकर टूटने के कगार पर थी। पूरा बॉडी कांप रहा था। एक तरफ पत्ते रूपी के डिवोशन ने दिल भर दिया था, दूसरी तरफ जो अपना सबसे बड़ा प्राइड था, वो असल में पत्ते रूपी का किया धरा था। खुद को कमजोर, वर्थलेस फील हो रहा था। तभी चैनलू ने फिर से बोला। इस एक सेंटेंस ने जैसे पूरी बात पर मुहर लगा दी। हाँ, सीधे कहूं तो अगर पत्ती रूपी ना होती तो आज इस दुनिया में जैसे रूपी नाम का कोई स्टार नहीं होता। ये सुनकर कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा एग्जैजरेटेड लग रहा था। पत्ते रूपी ने तो बस एक चांस दिया था। उस चांस को जैसे रूपी ने खुद भुनाया। सिर्फ रिसोर्सेज से कोई इंडस्ट्री की नंबर्स एक नहीं बन जाता। इसके लिए कुछ अलग चाहिए। जैसे रूपी चुपचाप सुन रही थी 4 साल, सुबह से रात तक अकेले, रात को अकेले प्रैक्टिस। उन दिनों उसने बाकी दुनिया से नाता लगभग तोड़ लिया था। इंस्ट्रूमेंट्स सीखने में उंगलियां छिल गईं, खून निकला। 4 साल में उसने वो सीखा जो और लोग एक 5-2-0 साल में सीखते हैं। ये टैलेंट नहीं तो क्या था? उसे खुद पर पूरा भरोसा था। तभी चेनलू फोन पर बोली और हल्की सी हंसी के साथ कहा, टैलेंट थोड़ी बहुत होगी शायद, आवाज बुरी नहीं है। पर पूरे देश में किसी भी म्यूजिक कॉलेज में जाओ, ऐसी आवाज वाले स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं। मेरे जैसे लोगों के लिए यह कंडीशन बहुत ऑर्डिनरी है। मैं निराश थी, पर पत्ते रूपी की रिक्वेस्ट थी, सोचा एक बार पर्सनली मिल तो लूं। और एक और रीजन था, मैं खुद क्यूरियस थी। जिस इंसान के लिए पत्ते रूपी इतनी तड़प रही थी, वो आखिर है कौन? पत्ते रूपी ने बताया था उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वो चाहती थी तुम्हारे साथ एक छोटा सा घर हो, एक सिंपल सी गाड़ी हो, साथ ऑफिस जाना, साथ वापस आना, हर मौसम हर पल साथ गुजारना। और अगर एक छोटी सी जान भी आ जाए तो बस यही काफ़ी है। पर अब वो ये नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कहा था, एक वादा किया था कि अपनी सबसे प्यारी को उसका सपना जीने देगी। उसे वो बनाएगी जो वो बनना चाहती है। यह सुनते ही जैसे रूपी की आंखें फिर भर आईं। दाशिया की नंबर 1 स्टार, ये तो उन दोनों की मजाक में कही बात थी, पर पत्ते रूपी ने वो याद रखा। चैनलू ने आगे कहा, मैं तुमसे पर्सनली मिलने गई, तुम्हें एक सॉन्ग गाने को कहा। सुनकर मैं निराश हुई। सच में कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। वापस आकर मैंने पत्ते रूपी को कॉल किया और कह दिया, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं एक ऐसे इंसान पर टाइम नहीं लगाना चाहती जिसमें कुछ खास नहीं दिखता। पर पत्ते रूपी ने कुछ नहीं कहा।
बस कहा साइन करो और उस सॉन्ग को रिकॉर्ड कराओ जो उसने दिया था। बस इतना ही नहीं, ये साहब ने ग्लोबल म्यूजिक प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी प्रमोशन स्लॉट खरीद ली और तेरी पहली सॉन्ग वहां लगाई। सुनो, पता है तुम्हें उस एक सॉन्ग में ये साहब का कितना नुकसान हुआ? कंजर्वेटिव एस्टिमेट में भी 8 डिजिट से ज्यादा, मतलब करोड़ों का मामला था। और उस सॉन्ग ने उस वक्त ये साहब की म्यूजिक कंपनी की साख पे भी बुरा असर डाला। मार्केट वैल्यू मिलाओ तो टोटल लॉस 1 अरब से भी ऊपर था। ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। रू यान से रहा नहीं गया, वो जोर से चिल्ला उठी। दाक्षा म्यूजिक इंडस्ट्री की लेजेंडरी सिंगर, सिर्फ 4 साल में उसने दाक्षा की नंबर 1 सिंगर का खिताब हासिल किया था। लियू रू यान हमेशा से यही मानती थी कि इसमें उसकी अपनी टैलेंट का बड़ा हाथ है। भले ही शुरुआती सॉन्ग्स थोड़े रॉ थे, आवाज में कमियां थीं, पर इतनी बुरी भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। किसी के जवाब देने से पहले ही चेन लू ने आगे बोलना शुरू किया। बस यही नहीं रुका मामला। उस इंसिडेंट के बाद एक्सिंग हाई म्यूजिक के शेयर होल्डर्स का ये साहब पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। शेयर होल्डर्स मीटिंग में तो लगभग ये साहब को चेयरमैन की पोस्ट से हटाने की नौबत आ गई थी। ये साहब ने अपनी जेब से पैसे लगाए, शेयर्स डाइल्यूट किए, तब जाके वो स्टॉर्म शांत हुआ। चेन लू की आवाज़ रुकी नहीं। फिर कोई 10-15 दिन बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी जिसमें 10,000 वर्ड से भी ज़्यादा लिखा था। उसमें रू यान के लिए पूरी सजेशंस थी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कौन सी कमियां प्रैक्टिस से सुधर सकती हैं, कौन सी वीक पॉइंट्स हैं जिन्हें अवॉइड करना होगा, सब कुछ डिटेल में लिखा था। उन्होंने कहा ये सब तुम तक पहुंचा देना। ये सुनकर रू यान का दिल एक बार फिर जोर से दर्द किया। वो सजेशन लेटर उसे आज भी याद था, बहुत गहरा असर छोड़ा था उसने। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि म्यूजिक सिर्फ फील नहीं, एक स्किल भी है। सच कहें तो उस एक लेटर ने उसके कम से कम 10 साल के स्ट्रगल बचा लिए थे। बस उसे ये नहीं पता था कि वो लेटर ये क्यों ने लिखी थी। इतने सालों से वो गलत इंसान को क्रेडिट देती रही थी। दूसरी सॉन्ग के बाद भी ये साहब ने सारे सजेशंस कंपाइल करके मेरे जरिए भिजवाए। रूयान को डेवलप करने में ये साहब का कुल मिलाकर करोड़ों का नुकसान हुआ, जिससे शिंघाई की जड़ें हिल गई थी। ये साहब ने शिंघाई की रेपुटेशन और फैंस का इस्तेमाल करके रूयान को तैयार किया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर ये साहब नहीं होते तो आज की लियू रूयान भी नहीं होती। लियू रूयान जिसे तुम अपनी टैलेंट समझती हो, वो दरअसल ये साहब के करोड़ों रुपए और अनगिनत मेहनत से बनाई गई है। तुम्हारा सब कुछ ये साहब का एक एक लफ्ज का नतीजा है, और वो सजेशंस ही आगे रूयान को डेवलप करने का ब्लूप्रिंट बन गई। रूयान की हर सॉन्ग केयरफुली चुनी गई, उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया, वीकनेसेस को छुपाया। इसीलिए दुनिया उसकी टैलेंट की तारीफ करती रही, जबकि असल में सब कुछ प्लान्ड था। किसी ने उसकी कमियां पूरी तरह ढक दी थी। चेन लू ने आखिर में ये कहा और रुक गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, बिल्कुल गहरा सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। प्यार इतना बड़ा भी हो सकता है कि बस किसी की भलाई के लिए सब कुछ लुटा दो, बदले में कुछ न मांगो। अगर चेनलू की बात सच है तो ये क्यू ने जो रिसोर्सेज लगाए वो किसी आम इंसान को भी टॉप तक पहुंचा सकते थे। तो रूयान की सक्सेस में उसकी टैलेंट का हिस्सा उतना नहीं जितना वो सोचती थी। जो लोग सच जान गए, सबने अपना सर झुका लिया जैसे थप्पड़ पड़ा हो। पैसों से बनाई गई टैलेंट, क्या वो सच में टैलेंट कहलाती है? सबसे ज्यादा शॉक्ड तो रूयान थी। उसकी आंखें एकदम ब्लैंक हो गई थीं। जिस टैलेंट पर उसे इतना गुमान था वो इतनी हल्की निकली। जिस इंसान से वो नफरत करती रही वो दरअसल हमेशा उसकी मदद करता रहा। इतने सालों की जिंदगी में ये क्यों दिखा नहीं, पर हर जगह उसी की छाप थी। वो हमेशा से उससे प्यार करता था, पर आखिर अब तक ये क्यों सामने क्यों नहीं आया? इतने सालों में एक बार भी क्यों नहीं आया? रुयान की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार रोना किसी बात की तकलीफ से नहीं था, बल्कि सच में दिल भर आया था। ये क्यों की कुर्बानी ने उसे अंदर से हिला दिया था। कमरे में बाकी लोग भी चुपचाप भर आए। शायद हर किसी को अपना कोई पुराना पल याद आ गया जब किसी ने बेहिसाब प्यार किया हो। इसी भारी खामोशी में धीरे धीरे एक म्यूजिक बजने लगी। लोगों ने पहचान लिया, ये रूयान का एक और सैड लव सॉन्ग था। जैसे ही इस सॉन्ग का नाम जहन में आया, सबको जैसे जवाब मिल गया। शायद इसीलिए ये क्यू ने इतना सब किया, सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि बस तुमसे बेहद प्यार था, बस तुमसे बेहद प्यार था। इस सॉन्ग के बोल रुयान की आवाज़ में धीरे धीरे गूंजने लगे। माफ़ करना, मैं सच में पी गया था क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही थी। जाने का अकेलेपन ने मुझे निगल लिया। तुम्हारे साथ की खुशी को मैं जीता रहा। मुझे पता है ये सही नहीं, ये भी पता है कि तुम्हें तकलीफ होगी। बस अब खुद को तुम पर निर्भर नहीं करना चाहता था। वो धीमी गहरी आवाज़ जैसे दोनों की कहानी सुना रही हो और साथ ही खुद को समझा रही हो कि प्यार मत करो। क्या ये क्यू के दिल की आवाज़ थी? बहुत लोगों के मन में अचानक यही ख्याल आया। तो क्या ये क्यू भी रात के सन्नाटे में तड़पता था? किसी को इतना याद करता था कि सहन न हो? क्या वो भी चाहता था कि इस दर्द से आज़ाद हो जाए? क्या शराब में डुबोकर रूयान को भूलने की कोशिश करता था? रूयान के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सॉन्ग उसकी अपनी कहानी भी तो थी। वो खुद भी न जाने कितनी रातें अकेले आसमान को देखते गुजारता, आंखें बंद करने से डरता, बस इस डर से कि कहीं ये क्यों सपने में ना आ जाए। अगर सपना बहुत अच्छा हो तो आंख खुलने पर तकिया भीगा मिलता, और अगले दिन फिर वही अकेलापन, सब कुछ खुद ही उठाओ। मैं जानता हूँ तुमने जो प्यार दिया वो सच्चा था, बस मुझे प्यार करना नहीं आया, इसीलिए तुम्हें खोना पड़ा। क्योंकि मुझे नहीं पता अगले जन्म में तुम मिलोगे या नहीं, इसीलिए इस जन्म में मैंने पूरी कोशिश की अपना सब कुछ तुम्हें दे दूं।
प्यार करते करते दुश्मनी हो गई, हमारा प्यार दम घुटने लगा। कोई इज्जत नहीं थी, बस तुमसे बेहद प्यार था। तो क्या इसीलिए ये क्यों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी रुयान के लिए? तो क्या यही वजह थी बिना कुछ मांगे सब कुछ देते रहने की? कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए नहीं होती कि प्यार नहीं, बल्कि इसलिए होती हैं कि प्यार बहुत ज़्यादा होता है। लोग पूरी तरह टूट गए, कोई भी इस माहौल से अनछुआ नहीं रह सका। हर किसी की जिंदगी में शायद कोई ऐसा पल रहा होगा। रुयान तो बैठ ही गई जमीन पर, रोते रोते उठ नहीं पा रही थी। अफसोस कैसे ना हो, उसने ये क्यू को घुटने टेक कर प्रपोज करते नहीं देखा, उसे घर परिवार के लिए मेहनत करते नहीं देखा, बुढ़ापे में भी उससे प्यार करते नहीं देखा। कैसे अफसोस ना हो? वो कहाँ है, ये क्यू कहाँ है? रुयान को खुद नहीं पता था कि आज उसने ये सवाल कितनी बार पूछा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्यू अब तक सामने क्यों नहीं आई। शितो की बात के हिसाब से उसकी हेल्थ में कुछ सुधार होना चाहिए था। इतना कमजोर भी नहीं होता कि एक मुलाकात भी मुमकिन न हो। फिर वो क्यों नहीं आई? अगर वो वापस आए तो क्या तुम उसके साथ रह पाओगी? चनलू ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उससे ही पूछ लिया। ये सुनकर रुयान जैसे जमीन पर खड़े खड़े जम गई। सच में अगर वो वापस आए तो क्या वो पहले जैसा पूरी तरह उससे प्यार कर पाएगी? क्या वो दोनों पहले जैसे हो सकते हैं? वो तकलीफ भरे दिन जिनसे वो बड़ी मुश्किल से निकली थी। 5 साल रुयान ने सब कुछ लगा दिया, हर वो तरीका अपनाया जो किसी को नहीं पता था, बस भूलने के लिए। कितनी रातें गिलास उठाकर पुरानी यादों को अलविदा कहा, खुद से कहा चाहे जितना प्यार हो पीछे नहीं जाऊंगी। बस यही सोचती रही कि किसी तरह दिल भर जाए और नई शुरुआत हो सके। आखिरकार उसने अपना सारा हौसला खो दिया, दिल पूरी तरह थक गया। अब प्यार करना मुमकिन नहीं लगता था। और अब ये क्यों वापस आ गई, कह रही है कि इन 5 सालों में चुपचाप उसे देखती रही। ये क्या है, ये कैसे चलेगा? वो सोचती है कि ये सब फील गुड मोमेंट्स लेकर आ जाओ, खुद को अच्छा लगे और जो तकलीफ दी वो माफ हो जाए। पर इन सालों में जो दर्द मिला वो कहाँ गया? सिंगल मॉम बनकर बच्चे को संभालो, साथ में करियर भी बनाओ, कोई मदद नहीं। और अब थोड़ी सी इमोशनल बातें सुनकर सब माफ कर दें? रुयन अभी जवाब देने ही वाली थी कि लिंगयुर पहले बोल उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। लिंगयुर चिल्लाई। भले ये क्यों ने रुयान की मदद की हो, पर जो तकलीफ दी वो कभी पूरी नहीं होगी। ये क्यू की वजह से रूयान ने जो 4 साल जिए वो जहन्नुम से कम नहीं थे। उस वक्त रूयान के पास एक पैसा नहीं था, गोद में छोटा बच्चा था, और उन दिनों वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हड्डियां दिखने लगी थीं। पहले से ही नाजुक थी और इस हालत में तो और भी टूट गई। कई बार तो सीधे काम के बीच में गिर पड़ी। ये क्यू की वजह से रूयान और उसके माँ बाप के बीच रिश्ता लगभग टूट गया। लियो साहब को बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट था, दुनिया की परवाह करते थे, और उनकी बेटी ने बिना शादी के बच्चा पैदा किया और रखने का भी फैसला किया। तुम्हें पता है उनके यहाँ ऐसी लड़की को क्या कहते हैं? बदचलन। इससे रुयान की नज़र घर वालों के सामने हमेशा के लिए झुक गई, और जो पड़ोसी बचपन से जानते थे वो भी उंगलियां उठाने लगे। ये सब उसने 5 साल झेला, पूरे 5 साल। किसी मजबूत मर्द के लिए भी यह सहना मुश्किल होता, और वो एक औरत थी। तुम ये क्यों की बातों पर इमोशनल हो रहे हो? पर किसी ने सोचा कि रूयान के लिए कितना मुश्किल था। रूयान ने इन 5 सालों में कुछ कम तकलीफ नहीं उठाई। लिंगजो की हर बात दिल में उतरती जा रही थी, पूरा कमरा चुप हो गया। उसकी बातों ने रूयान के अंदर भी बहुत कुछ हिला दिया। एक के बाद एक पुरानी यादें आंखों के सामने आने लगी। रूयान ने सिर हिलाया, खुद को थोड़ा संभाला और धीरे से बोली, चैन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। रूयान अब किसी से प्यार नहीं करना चाहती। पर चैन जी, जो भी हो, इन 4 सालों में आपने जो किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। शुक्रिया चैन जी। ये च्यू ने क्या किया मुझे नहीं पता, पर आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चैन जी, प्लीज मुझे बताइए कि ये च्यू अभी कहाँ है? इतने सालों की बात एक डायरी या थोड़ी सी कहानी से खत्म नहीं होती। मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ, उसके अपने मुंह से जवाब सुनना चाहती हूँ। फोन की दूसरी तरफ चेनलू ने एक फीकी हंसी दी, जिसमें बहुत कुछ था जो कहा नहीं जा सकता।